अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है AWS ऑटो स्केलिंग एंड इलास्टिक लोड बैलेंसिंग। कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले लास्ट क्लास में जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे उसका स्टेटस आप लोगों से मिल लेता हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था AWS में EBS एंड EFS। सो आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट के तौर पे एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने का कहा था। प्रैक्टिस ये थी कि आप लोगों को EBS क्रिएट करना था, तो अपन जो आपका इंस्टेंस है उसके साथ सेकेंडरी EBS अटैच करना था और उसको किसी फाइल सिस्टम के साथ माउंट करना। तो ये असाइनमेंट तो नहीं था, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को मैंने सिनेरियो दिया था, जो एक जनरल सिनेरियो डेवलप का है। तो मुझे बताएं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सक्सेसफुली कर लिया। तो आप में से किसी ने अभी तक AWS पे EBS क्रिएट करके टेस्ट करा है? सर मैंने ट्राई किया हुआ था, यानी कि दो इंस्टेंस बनाए थे और फिर एक उसमें जो भी यानी कॉन्फ़िगरेशन जो कमांड चलाते हैं EFS के, तो माउंटिंग के लिए। लेकिन यानी कि फिर मैं उस हद तक चला गया कि ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ। फिर ये हुआ कि माउंट नहीं हो रहा था, यानी कि जो फाइल मैं एक इंस्टेंस में बना रहा था ना, वो दूसरे में शो नहीं हो रहा था। मतलब आपने जो फाइल वहां पर आपने EFS की बात कर रहे हो? जी जी, EFS की। तो आपने EFS अपने सिस्टम के साथ अटैच करा और उसके फाइल सिस्टम पे जहाँ पर आपने फाइल बनाई, तो आपने सेकेंडरी इंस्टेंस के साथ भी सेम EFS अटैच करा और वहाँ पे आपको फाइल नहीं मिल रही थी। जी जी बिल्कुल, अटैच दोनों में सेम कमांड सेम चीजें चलाई थी। ओके। सो और किसी के पास ये एरर आया है? तो आज मैं सबसे पहले एक EC2 क्रिएट कर लेता हूँ। और तो एक EC2 भी काम। मैंने यानी कि जी बताएं। सर, वो मैंने टेम्पलेट से बनाया था, यानी कि जो दो तीन नहीं हम्म, बनाते जल्दी जल्दी। बिल्कुल टेम्पलेट बेस्ट प्रैक्टिस है और टेम्पलेट को फॉलो करा करें। और कुछ के सवाल है कि लास्ट क्लास में जो हमने एक प्रैक्टिकल आप लोगों को करने का कहा था, प्रैक्टिस करने का कहा था, तो वो किसी का उससे रिलेटेड सवाल है या किसी ने उसको करा? EBS बनाकर टेस्ट करा आपने, EBS या EFS? बाकी जो स्टूडेंट खामोश हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ हंजला से, या हंजला से अगर हम बात करें, या हम सलीम से बात करें, या सजीव सिद्दीकी से बात करें, एहसन सलीम है,
तो आप लोग ने असाइनमेंट या कोई प्रैक्टिस करी है अभी तक AWS पे जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास में? सर नजीब, मैं ही बात कर रहा हूँ। मैंने जो आपको ये कि मैंने वो हुआ नहीं था। क्या आपने EBS बना के देखा ना जी? अ, सर मैंने सिंपल जो दो ये इंस्टेंस बनाए थे और उसको आपस में जो फिर EFS बनाया और उन दोनों को यानी कि माउंट किया उसके साथ। मतलब EBS की प्रैक्टिस आपने भी नहीं करी है अभी? EBS EBS की। तो ये असाइनमेंट रिपीट कर लें, आपको दोबारा से करना है। आप लोगों को एक इंस्टेंस बनाना है, EC2 इंस्टेंस। बाय डिफॉल्ट उसके साथ एक EBS आपको कनेक्ट मिलेगा, ऐसा ही है ना? आपको एक जी जी। सेकेंडरी EBS बनाना है। EBS की रिसोर्स में जाकर EBS क्रिएट करना है। कम से कम रिसोर्स रखें, 10 GB बहुत है। और उसके बाद जो आपका EC2 बना हुआ है उसके साथ अपने सेकेंडरी EBS को अटैच करना है। ठीक है? सेकेंडरी EBS ठीक को है। जब आप अटैच करेंगे तो आपको फिर फाइल सिस्टम भी अपना माउंट करना पड़ेगा, तो फाइल सिस्टम भी आपको माउंट करना है। सही है? तो उस फाइल सिस्टम पर लोकेशन पे आप कुछ फाइल्स बनाएं, चेक करें EBS के साथ अटैच है और फाइल सिस्टम के साथ। फिर उसको वहाँ से डिटैच करें, उसको हटाएं वहाँ से। डिटैच करने के बाद आप उसको सेकेंडरी किसी EC2 के साथ अटैच करके देखें, अनदर EC2 के साथ अटैच करके देखें उसके सेकेंडरी EBS पर, और देखें कि वो फाइल सिस्टम वहाँ से और वहाँ पे मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो EFS का आज हम दोबारा से करके देखेंगे। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, वो है हमारा ऑटो स्केलिंग। में आ जाता हूँ। ऑटो स्केलिंग AWS की सर्विसेज है। AWS की सर्विस ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है। इस डायग्राम को आप लोग गौर से देखें। तो सिनेरियो ये है कि आपकी एप्लीकेशन एक मशीन में चल रही है, एक इंस्टेंस में चल रही है। उस इंस्टेंस का एक लोड है, जैसे कि उस इंस्टेंस में क्या स्पेक है, 4 GB उसकी रैम है, 2 कोर उसका प्रोसेसर है, और उसमें कोई ना कोई आपने स्टोरेज अटैच करी हुई है, और कोई ना कोई उसको नेटवर्क बैंडविड्थ और बाकी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स होती है डिस्टेंस की, वो चीज़ें उसको मिल रही हैं। आपकी एप्लीकेशन पे लोड आता है और आपकी एप्लीकेशन के जो स्पेक हैं वो फुल होना शुरू हो जाते हैं। आपके प्रोसेसर जो है वो 70% 60% कंज्यूम हो रहा होता है। आपकी रैम जो है वो 3 GB से ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है, और आपके जो प्रोसेसर है वो 70-60% यूज़ हो रहा होता है। तो वहां पर क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस स्लो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके सिस्टम के स्पेक जो है वो फुल हो रहे हैं। ऐसा ही है। इस सिनेरियो में हमारे पास ऑप्शन होता है ऑटो स्केलिंग। हम अपनी एप्लीकेशन को सिर्फ एक इंस्टेंस पे चलाते, बल्कि हम मल्टीपल इंस्टेंस पे एक एप्लीकेशन को चलाते हैं। मल्टीपल इंस्टेंस से हम बात क्या हुई, मेरी Node.js की एक एप्लीकेशन है, उस पर कोई सर्विस बनी हुई, वेब सर्विस बनी हुई। और Node.js की एप्लीकेशन को मैंने एक इंस्टेंस में होस्ट करा और उसको एंड पॉइंट पे होस्ट कर दिया, और HTTPS का एक रेस्टफुल URL उसको मिल गया। आप उसको एक्सेस कर रहे हैं किसी फ्रंट एंड एप्लीकेशन से या अनदर किसी एप्लीकेशन से। उस एप्लीकेशन पे जब भी लोड आता है तो वो अपने कुछ CPU, कुछ रैम कंजम्पशन कंज्यूम करता है। CPU कंज्यूम करता है, कुछ ना कुछ रैम का यूनिट कंज्यूम करता है। जब ज्यादा लोड उस पर आ रहा होता है तो वो रैम और CPU की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो होना शुरू हो जाती है। वहां पर आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप एक ही सर्विस को मल्टीपल इंस्टेंस में चलाते हैं। मतलब कि एक मैंने Node.js की एप्लीकेशन को एक इंस्टेंस में चलाया, फिर मैंने अनदर इंस्टेंस में चलाया, फिर अनदर इंस्टेंस में चलाया। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चूज करते हैं कि भाई हमारे मिनिमम जो इंस्टेंस है एप्लीकेशन के Node.js के वो होंगे 1, जो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आपके सामने 4 इंस्टेंस बने हुए डायग्राम में। ऑटो स्केलिंग का इन्होंने एक एग्जांपल दिया। जो आपका पहला वाला इंस्टेंस है आपका मिनिमम है, मतलब एवरी टाइम मिनिमम एक इंस्टेंस आपका चल रहा है। फिर आपने बताया डिजायर्ड कैपेसिटी। डिजायर्ड कैपेसिटी क्या होती है? डिजायर्ड कैपेसिटी ये होती है कि आपने उसको बताया कि भाई फिलहाल
आपकी जो डिजायर्ड है वो 2 स्टेप्स रन करने हैं, मतलब मिनिमम तो आपने 1 दे दिया, 1 से कम पे जाएगा ही नहीं। फिर आपने डिजायर्ड बता दिया कि मुझे फिलहाल 2 चलाने, तो आपके स्टेंस कितने चल रहे हैं? 2 स्टेंस रनिंग है, जो हाईलाइट हुआ है इसका मतलब रनिंग है। 2 स्टेंस आपके रनिंग है, उस पर आपकी एप्लीकेशन चल रही है। इन केस इन केस एप्लीकेशन पे पहले वाले स्टेंस पे तो लोड आ रहा था हमारे केस में, जब दूसरे वाले स्टेंस के ऊपर भी लोड आएगा तो आपके दोनों स्टेंस जो है उसकी परफॉर्मेंस स्लो नष्ट हो जाएगी। आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि तीसरा स्टेंस आए, वो तीसरे के बाद चौथा स्टेंस आए। तो हम क्या करते हैं, हम एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज लेते हैं। मिनिमम यहाँ पे हमने 1 कर दिया, मैक्सिमम हमने 4 कर दिया। मिनिमम और मैक्सिमम रेंज में क्या होता है, ये ऑटो स्केलिंग का मतलब होता है हमें इसको मैनुअल बताने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, नेक्स्ट टाइम ये खुद से अपनी स्केलिंग करेगा। जैसे ही इस एक सर्वर पे लोड ज्यादा आएगा ये दूसरा बना देगा, दूसरे पे लोड ज्यादा आएगा ये तीसरा बना देगा, तीसरे पे लोड ज्यादा आएगा चौथा बना देगा। लेकिन अगर चौथे पे भी लोड ज्यादा आएगा फिर ये नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम 4 ही दिए हैं। ये बस हमें अलर्ट कर देगा कि भाई आपकी जो चारों स्टैंड है वो बहुत ज्यादा हाई, जो उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है और वो परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, लेकिन मेरे पास मैक्सिमम 4 ही है तो मैं पांचवा तो नहीं बना सकता। फिर अगर आपने जाकर इसको मैनुअल चेंज कर दिया कि मैं मैक्सिमम 4 के बजाय 5 कर दूं, तो ये फौरन पांचवा बना दे। मिनिमम में क्या होता है कि जैसे ही 4 से लोड खत्म होगा तो ये क्या करेगा, खुद ब खुद आपकी कॉस्ट बचाने के लिए चौथा वाला सेंस को डाउन कर देगा, क्योंकि उसकी नीड नहीं है। जैसे ही और लोड कम होगा तो ये तीसरे वाले को भी डाउन कर देगा कि उसकी नीड नहीं है। जैसे ही और लोड कम होगा ये दूसरे वाले को भी डाउन कर देगा, उसकी नीड नहीं है। मिनिमम पे आके ही रुक जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। अगर इन केस एप्लीकेशन का लोड इतना कम हो गया कि इस एक की भी जरूरत नहीं है तो ये उसको बंद नहीं करेगा, क्योंकि मिनिमम 1 है तो 1 से कम पे हम नहीं जा सकते। अब एक होता है डिजायर्ड कैपेसिटी, मिनिमम मैक्सिमम तो आपको समझ में आ गया। डिजायर्ड ही होता है कि आप मैनुअल नंबर्स बता देते हैं कि आप कितने डिजायर्ड है। मिनिमम तो आपने 1 कर दिया, मैक्सिमम आपने 4 कर दिया, लेकिन आपने जाके डिजायर्ड को कर दिया 2। तो वो क्या करेगा, वो मिनिमम 2 चलाएगा। आपके आपने जो उसको कॉन्फ़िगरेशन बताई है, जो आपने इसको रिक्वायरमेंट बताई है उसमें 1 मिनिमम है, लेकिन आपने डिजायर्ड 2 कर दिया तो वो 2 चलाएगा कि आपके डिजायर्ड 2 है। अगर आपको बढ़ाना हो इन केस आपने मिनिमम 1 रखा हुआ, मैक्सिमम 4 रखा हुआ, लेकिन आप चाहते हैं फिलहाल 2 से चलें, तो आप क्या करेंगे, आप क्या मिनिमम को 2 करेंगे? नहीं, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को वहीं रखेंगे, आपके पास डिजायर्ड का ऑप्शन होता है, आप वहां पर 2 कर दीजिए। तो ये होती है AWS पे ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग होती किस तरह से है और ऑटो स्केलिंग के फायदे क्या होते हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। कॉस्ट मैनेजमेंट की हम अगर बात करें तो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑटो स्केलिंग में किस तरह से फुलफिल्ड है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो इस तरह फुलफिल है कि जब हमें AWS पे जो भी रिसोर्सेज हम लेते हैं, जाहिर है वो पेड होती हैं। अगर हमने 4 सर्वर्स लगाए तो चारों को पैसे देने पड़ेंगे, अगर एक लगाए तो एक के पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर लोड कम है और 4 चल रहे हैं तो 4 के पैसे देना यानी कि वो फजूल है। जो काम में एक सर्वर पे हो सकता था वो हम 4 पे कर रहे हैं और वो यूजलेस है। तो इस वजह से अगर ये खुद अ, उसको कम करके एक पे ले आएगा तो 3 की रिसोर्सेज, क्योंकि वो हमारे पास बचत हो जाएंगे, उनकी ज़रूरत भी नहीं है और उसके कॉस्ट भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लोड ज़्यादा होता है तो एक से काम नहीं चलता, तो वो एप्लीकेशन को हैंग कर लेगा या उसको जो है अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम उसकी हो जाएगी, तो फिर उस साइड पे भी बिजनेस का लॉस होगा। तो अगर उसकी बजाय ये 2 3 या 4 इंस्टेंसेस जितने की ज़रूरत हो लेकिन एप्लीकेशन अवेलेबल रहे और लोगों को जो है सर्विसेज मिलती रहे, तो उस वजह से जो है ये भी कॉस्ट इफेक्टिव हो गया कि सर्विसेज भी बहाल हैं, मिल रही हैं, ठीक मिल रही हैं लोगों को। और यह है कि हमारे अगर एक सर्वर से काम नहीं चल रहा तो जितने की ज़रूरत है उतने खुद ब खुद ऑन हो जाएंगे। ठीक है। और कोई हमारे क्लास में जैसे कि सलीम हमारे साथ हैं, सलीम आप माइक पे आएंगे?
तो जो क्लास में स्टूडेंट है, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि आप लोगों को माइक नहीं है, तो मेरा आपसे सवाल है रिलेटेड टू ऑटो स्केलिंग। या ऑटो स्केलिंग में हमारे पास फॉल्ट टॉलरेंस का रोल क्या हमें मदद हो रही है फॉल्ट टॉलरेंस से रिलेटेड ऑटो स्केलिंग में? क्या हमें फॉल्ट टॉलरेंस इस पे मिल रही है? सर फॉल्ट टॉलरेंस से मुझे तो यही समझ आ रही है कि क्योंकि इसमें सर्वर्स जो हैं ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो रहे होते हैं, तो उसमें अगर कोई ज़ाहिर ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ बग आ जाता है और वो सिस्टम हैंग हो जाता है और उसके चलने की ज़रूरत है, यानी कि वो पूरा सिस्टम हैंग हुआ हुआ है, तो इसको खुद वो रीस्टार्ट करेगा या दूसरा इंस्टेंस बना के इसको डिस्कार्ड कर देगा। तो मेरा ख्याल है कि फॉल्ट टॉलरेंस ये इस तरीके से इसको ओवरकम करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम AWS क्लाउड वॉच पे। AWS क्लाउड वॉच AWS की सर्विसेज है, मॉनिटरिंग सर्विसेज। उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। लॉग्स का पार्ट होता है, उसमें इवेंट्स का पार्ट्स होता है, उसमें पॉलिसीज होती हैं। तो आपके पास AWS क्लाउड वॉच की रिसोर्स में भी आप इसकी ऑटो स्केलिंग को मैनेज कर सकते हैं। इनेबल स्केलिंग पॉलिसीज, वो क्या करेगा कि आपकी EC2 इंस्टेंस को मॉनिटर करता रहेगा और उसको चेक करता रहेगा। जैसे इसकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको ऑटो स्केल कर देगा। तो AWS क्लाउड वॉच की मदद से ये काम होगा। फिर आपका एक सवाल होना चाहिए कि अगर मेरे 4 इंस्टेंस का एक एप्लीकेशन चल रही है, मेरी एप्लीकेशन का URL है जस्ट लाइक मेरी एप्लीकेशन का URL कुछ भी बन रहा है, जैसे कि मेरी एक प्रोडक्ट है marketplace.com। तो marketplace.com पे तो यूजर जब हिट करेगा तो यूजर कौन से वाले स्टेंस पे जाएगा और ये किस तरह से मैनेज करेगा कि यूजर को इस मशीन पे लेके आना है, इस मशीन पे लेके आना है, इस मशीन पे और इस मशीन पे, क्योंकि चारों मशीन का एंड पॉइंट तो अलग होगा। कोई भी मशीन का एंड पॉइंट सेम नहीं होगा, IP सेम नहीं होगी। तो आप किस तरह से डिसाइड करेंगे कि जो आपके डोमेन पे हिट हुआ है, जो भी आपका DNS नेम है या डोमेन है, उस पर जब हिट आएगा तो वो कौन सी मशीन के स्टेंस के ऊपर आपकी एप्लीकेशन को दिखाएगा, यूजर को रिस्पॉन्स करेगा। तो उसके लिए हमारे पास सर्विस होती है इलास्टिक लोड बैलेंसिंग। इलास्टिक लोड बैलेंसिंग हमारे पास क्या होती है कि आपकी मशीन के ऊपर लोड आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, इलास्टिक लोड बैलेंसर के थ्रू आएगा। AWS की एक और सर्विस है लोड बैलेंसर। आपकी रिक्वेस्ट जाएगी पहले लोड बैलेंसर पे, लोड बैलेंसर के बाद चारों स्टेंस की डिटेल मौजूद है। लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि उसको अपनी रिक्वेस्ट किस सर्वर पे फॉरवर्ड करनी है और किस सर्वर पे फॉरवर्ड करके उसको चलानी है। तो ये आपका होता है इलास्टिक लोड बैलेंसर जो आपके पास यूज होता है। तो सर ऑटो एक सवाल स्केलिंग। जहन में आ गया, एक सवाल जी पूछना चाहता था सर। बिल्कुल। इसमें ये बात जहन में आ रही है कि जैसे एप्लीकेशंस होती हैं जिसके अंदर बंदा लॉगिन होता है ना, तो अब जी जाहिर है कि लॉगिन वो हो रहा होगा तो ये पीछे किसी डेटाबेस से कनेक्ट होगा। तो अब बिल्कुल। अगर इस तरह की कोई है जिसके अंदर डेटाबेस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो अब उसके यानी कि डेटाबेस तो पीछे एक ही वो होती है जो एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होती है, तो उसके लिए फिर ये क्या 4-5 डेटाबेस के सर्वर्स को ऑन करेगा, फिर उसको कैसे ये आपस में कनेक्ट करेगा और वो डेटा मेंटेन हो रहा होगा? ये बात जरा मेरे जहन में आ रही है, तो ये कैसे होगा? अच्छा, डेटाबेस किस सिनेरियो में क्या होगा कि आपके जो डेटाबेस है उसकी टीयर अलग है और आपके जो सर्वर की लेयर है, वेब सर्विस की लेयर है, उसकी टीयर अलग है। आपके डेटाबेस की टीयर का एक एंड पॉइंट है, वो चारों एंड पॉइंट के साथ आप उसमें क्योंकि एप्लीकेशन क्या यूज कर रही है, आपका एक डेटाबेस, सही है। वही डेटाबेस यहाँ यूज हो रहा है, वही डेटाबेस थर्ड में यूज हो रहा है, वही डेटाबेस फोर्थ में यूज हो रहा है। तो डेटा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेटाबेस की टीयर ही अलग है और वो अपने एंड पॉइंट के साथ आपकी इंस्टेंस से कनेक्टेड है। यानी कि ये जो इंस्टेंसेस हैं, ये इसके अंदर डेटाबेस नहीं इंस्टॉल हुआ होगा, यानी कि वो डेटाबेस किसी और जगह में इंस्टॉल होगा। बिल्कुल, डेटाबेस की टीयर अलग होगी। सर लेकिन फिर इसमें यही है कि अगर इतने ज्यादा सर्वर्स अगर एक डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हो या उसमें से डाटा इन आउट कर रहे हो,
तो वो डेटाबेस भी तो स्लो हो सकती है, तो अगर वो स्लो होगी तो फिर भी तो हमारी एप्लीकेशन स्लो ही होगी। अच्छा, उसके नहीं हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, हम डेटाबेस पर एप्लीकेशंस करते हैं और डेटाबेस में भी ऑटो स्केलिंग बाय स्टोरेज होती है, तो वो भी हम देखेंगे आगे जाकर कि वो किस तरह से होती है। तो डेटाबेस को भी फिर मेंटेन करने के तरीकेकार होते हैं कि अगर उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, रीड राइट लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम इस पर एप्लीकेशन कर सकते सर ये वाली चीज हम इसी कोर्स में भी पढ़ेंगे? हैं। इंशाल्लाह जैसे ही डेटाबेस का टॉपिक आता है तो ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोड बैलेंसर देख लेते हैं, फिर लोड बैलेंसर क्या है, फिर हम कुछ क्रिएट करते हैं सर्विसेज। तो ये आपके पास है लोड बैलेंसर, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और मल्टीपल टाइप्स नजर आ रही है लोड बैलेंसर की, जिसमें कि आपको नजर आ रहा है ये रहा। और लोड बैलेंसर में आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा है टारगेट लोड। तो दोनों चीजों को हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ लोड बैलेंसर। तो यहाँ पे लोड बैलेंसर में हमारे पास क्या, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो ठीक है कंटिन्यू करते हैं वापस से। क्रिएट लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर एडब्ल्यूएस पे जो लोड बैलेंसर है इलास्टिक लोड बैलेंसर है। यहाँ पर हमारे पास आपको इन्होंने एडब्ल्यूएस की अच्छी बात यह है कि इन्होंने हर चीज़ को विजुअलाइजेशन में बताया हुआ है और बहुत अच्छे से समझाया है। एडब्ल्यूएस में लोड बैलेंसर जब हम बनाने आते हैं, हम बनाते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। यहाँ पे और भी टाइप्स के लोड बैलेंसर आपको नजर आ रहे होंगे, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर, तो ये सब चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी। इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो आपकी एप्लीकेशन के प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये मैंने कोई एप्लीकेशन को हिट करा, जैसे कि ये एप्लीकेशन मैंने हिट करी है, इसमें क्या प्रोटोकॉल आ रहा है, HTTPS। और अगर मैं कोई एप्लीकेशन हिट करता हूँ इस तरह से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये वाली, और ये तो रिडायरेक्ट हो गया, एग्जाम्पल ऐसा करते हैं। इसमें क्या प्रोटोकॉल आ रहा है, आप बताएं इसमें क्या प्रोटोकॉल आ रहा है। HTTP, एक HTTP, और पुराने वाले में क्या आ रहा था,
HTTPS सिक्योर, HTTPS सिक्योर आ रहा था, इसमें HTTP नॉन सिक्योर आ रहा है। तो ये दोनों URL आपके क्या होते हैं, ये दोनों URL होते हैं आपके एप्लीकेशन लेयर, आपकी एप्लीकेशन लेयर होते हैं। एप्लीकेशन लेयर से मुराद क्या है, जब आप ब्राउजर में कोई एप्लीकेशन हिट करते हैं तो आपके पास इस तरह का URL आता है HTTP HTTPS, है ना। तो ये आपकी होती है नेटवर्क की OCI लेयर 7। तो OCI लेयर 7 क्या होती है, चलिए ये भी एटलीस्ट देख लेते हैं हम। कुछ साफ रिलेशन नजर आ रहे हैं। तो ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। तो ये आपकी OCI लेयर है कि आपके पास जो भी आपका सिस्टम की इंटर कम्युनिकेशन होती है, सही है। तो वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, आप एक्सेस कर रहे हैं। जैसे अभी मैं हिट कर रहा था एप्लीकेशन पे, तो ये कौन सी लेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 लेयर। तो लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर होती है, इसका प्रोटोकॉल होता है HTTP और HTTPS। आपके पास और भी मल्टीपल लेयर होती है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन। तो एक होती है आपके पास जो सबसे काम की होती है, वो होती है लेयर 4। लेयर 4 में आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, सही। ये आपके पास 2 लेयर्स चल रही होती हैं, लेयर 4 और लेयर 7। तो आपका जो भी लोड बैलेंसर होता है हमेशा या तो लेयर 7 पे होता है, मतलब HTTPS या HTTP, या तो वो आपका होता है लेयर 4 पे। लेयर 4 का मतलब होता है UDP या TCP। तो ये 2 प्रोटोकॉल आपके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है सब। चैट नजर नहीं आ रही। तो ये आपकी OCI जो आपकी सिस्टम की इंटर कम्युनिकेशंस होती हैं, जो आपके सिस्टम की, जब आप ये आपके सिस्टम में कोई एप्लीकेशन हिट करते हैं आप, तो किस किस लेयर से गुजर कर जाती है, तो ये नजर आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पे लोड बैलेंसर की टाइप है, वो 2 टाइप्स आपको नजर आ रही है। एक टाइप आपको नजर आ रही है ये रहा। एक टाइप आपको नजर आ रही है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपका है कौन सी लेयर पे, कोई मुझे बताएगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कौन सी लेयर पे। सर ये ट्रांसपोर्ट लेयर लगती है, HTTP HTTPS ये ट्रांसपोर्ट लेयर लगती है। अभी ये मुझे बताया हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कौन सी लेयर पे नजर आ रहा, एप्लीकेशन लेयर है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर किस तरह से, नहीं ये HTTP HTTPS एप्लीकेशन होता है इसमें। हाँ लेयर 7 होता है ना HTTPS। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी कौन सी है, लेयर 4 है, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप के लोड बैलेंसर है, एक है लेयर 7 लोड बैलेंसर, एक है लेयर 4 लोड बैलेंसर। लेयर 4 जो लोड बैलेंसर है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे चल रहा है। लेयर 7 लोड बैलेंसर को हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर पे चल रहा है। जिस तरह मैंने बताया एप्लीकेशन लेयर पे हमारे पास प्रोटोकॉल बनता है HTTP और HTTPS, ठीक है। लेकिन नेटवर्क लोड बैलेंसर पे हमारे पास प्रोटोकॉल बनता है TCP एंड UDP। तो TCP एंड UDP प्रोटोकॉल कहाँ पे होता है, लेयर 4 पे होता है। तो ये आपके पास लेयर 4 लोड बैलेंसर है और ये आपके पास लेयर 7 लोड बैलेंसर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सबको समझ आ गया। अब मुझे कोई ये बताया, जो अभी हमने डायग्राम देखी है, जब हमारे पास लेयर 7 का लोड बैलेंसर है, क्या उसके पास लेयर 4 है ही नहीं। सर होती है, वो लेयर 4 के थ्रू ही तो आगे जाएगा फिजिकल लेयर। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके पास जो पूरी लेयर्स नजर आ रही हैं ये सारी एक के बाद एक नजर आ रही है। अगर आप किसी एप्लीकेशन को हिट कर रहे हैं लेयर 7 से, तो वो जाएगी सबसे पहले लेयर 6 के पास, हो जाएगी वो
5 के पास, फिर जाएगी वो 4 के पास, फिर वो अगर ट्रांसपोर्ट लेयर है तो वो ऑटो दूसरे सिस्टम की इसी एप्लीकेशन के इसी उससे रिडायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसको और नीचे वाले लेयर्स पे आपको कंपाइल करने की या देखने की नीड नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं लेयर 4 की, तो वो कहाँ पे आ रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब लेयर 4 के पास कौन सा प्रोटोकॉल है, टीसीपी या यूडीपी, सही है। अगर मैं बात करूँ लेयर 7 की, तो उसके पास कौन सा प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी या एचटीटीपीएस। तो क्या लेयर 7 के बाद एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के अलावा टीसीपी और यूडीपी भी है? ये सर होगा, वो आगे जाके इसमें इन्हीं में से किसी को इस्तेमाल करेगा, या टीसीपी को या यूडीपी को। बिल्कुल। अगर हमने एक चीज देख ली यहाँ पर, अगर हम लोड बैलेंसर बना रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं एचटीटीपीएस की, सही है, तो हम बोल रहे हैं ये तो लेयर 7 की बात कर रहे हैं, सही है। एचटीटीपी या एचटीटीपीएस दोनों में से कोई भी हो, आपने बोला ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं टीसीपी की या यूडीपी की, तो आपने कहा ये तो आप बात कर रहे हैं लेयर 4 की, सही है। तो क्या अगर मैं किसी एप्लीकेशन को एचटीटीपीएस बता रहा हूँ, तो मुझे उसको ये भी बताने की जरूरत है कि लेयर 4 पे क्या होगा, यूडीपी होगा या टीसीपी होगा? सर वो एप्लीकेशन की जो टाइप होती है उसमें खुद ही उसका वो जो जिस तरह HTTPS है, इसके प्रोटोकॉल में खुद ही ये चीज डिफाइन है कि ये लेयर 4 पे इसमें टीसीपी होगा या यूडीपी होगा। वैसे इसमें टीसीपी होता है HTTPS के अंदर, और जो HTTP है उसके अंदर भी ये डिफाइन होगा कि ये यूडीपी होगा या टीसीपी होगा। तो मेरा ख्याल ये कि सिंपल HTTP के अंदर शायद यूडीपी होता है, लेकिन मुझे इसका नहीं आइडिया। लेकिन HTTPS के अंदर तो लाजमी टीसीपी होता है, इसके अलावा ये चलता ही नहीं। ठीक है। तो अच्छा, दोनों ऑप्शन होते हैं, लाजमी नहीं है टीसीपी हो, हाँ बस यूडीपी भी होता है, हाँ बस वो भी चलता है, और टीसीपी जो होता है वो भी चलता है। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं, सही है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं लोड बैलेंसर में टीएलएस ऑफलोडिंग एट स्केल सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट डिप्लॉयमेंट सपोर्ट फॉर यूडीपी स्टैटिक आईपी, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं, ऐसा नहीं है किसी पे को, दोनों होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो बात ये कर रहे थे हम, जब हम लेयर 7 पे होते हैं ना, तो हमारे पास दोनों लेयर है, लेयर 4 भी और लेयर 7 भी, लेकिन हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं लेयर 7 से। जब हम लेयर 7 पे होते हैं, जब हम लेयर 4 पे होते हैं, तो हम डायरेक्ट बात करें लेयर 4 पे, तो हमारे पास लेयर 7 नहीं है। तो ये हमारी नेटवर्क टू नेटवर्क आपस में एज अ सेक्शन कनेक्टेड है, लेकिन लेयर 7 है या नहीं, ये ये इस लेवल पे नहीं, क्योंकि हमने लेयर 4 पे अपनी कम्युनिकेशन अलाउ कर दी। लेयर 7 पे क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन ने HTTPS से हिट करा, तो वो गई पहले 7 के पास, फिर गई वो 6 के पास, फिर गई वो 5 के पास, फिर गई वो 4 के पास, फिर आपका जो भी रिडायरेक्शन हो रही है TCP से हो रही है या UDP से हो रही है, सही, इसको मिल गया। फिर उसने आपको रिडायरेक्ट करा कोई और से सर्वर पे, सही, सर्वर पे उसने कौन सी एप्लीकेशन हिट पे वाले करना, लेयर 7 पे, सही। तो यहाँ पे TCP इसने कैच करा, ये 4 पे आया, ये 5 पे आया, और ये 6 पे आया, और ये 7 पे आया। ये सारे लेयर्स आपकी इस तरह से काम कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं लेयर 4 की, लेयर 4 से कम्युनिकेशन, तो आपने यहाँ पे लेयर 4 बताया TCP, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गई इसकी लेयर 4 पे TCP, सही है। तो ये सारे स्टेप्स आपके बच गए। इसी को मैं UDP कर देता हूँ, तो ये यही आपका केस UDP पे आ गया। इसी को अगर मैं HTTP कर देता हूँ, तो यही केस आपका HTTP का है। तो ये आपका लोड बैलेंसर है। एक लोड बैलेंसर होता है जो आपके लेयर 7 कम्युनिकेशन को अलाउ करता है, एक लोड बैलेंसर होता है जो आपको जब ये सारी चीजें बचा, जब आपको नीड ही नहीं है लेयर 7 की, तो आपको आप लेयर 4 को यूज कर सकते हैं जब नीड ही नहीं है। क्यों, इतने सारे लेवल से आप गुजर रहे हैं, आपके एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स भी थोड़ा स्लो हो रहा है, अगर इतने सारे लेवल से वो गुजरेगा। अगर आप डायरेक्ट लेयर 4 टू लेयर 4 करें तो वो फास्ट होगा, और लेयर 7 टू लेयर 7 होगा वो बनस्बत टू लेयर 4 स्लो होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है HTTP की, तो आप लेयर 7 यूज करें, वरना आप लेयर 4 यूज करें जब रिक्वायरमेंट HTTP की नहीं हो। तो ये दो लोड बैलेंसर की टाइप्स आपको यहाँ नजर आ रही है, तो दोनों यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर क्या करा है, यूजर ने हिट करा है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को, सही है, और HTTPS के लेयर को, और आपकी जो कंप्यूटर इंस्टेंस है उस पर लोड जा रहा है। यहाँ पे यूजर ने हिट करा है इसके थ्रू, BPCE के थ्रू, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के थ्रू, और उसने आपकी एक्सेस करी कोई सी भी सर्विस,
जैसे उन्होंने कहा टीसीपी और यूडीपी, यहाँ पे देखें लेयर 7 नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आपकी सर्विस एक्सेस हो रही है किसके थ्रू, वीपीसी के थ्रू। सही है, तो ये आपको सामने नजर आ रहा होगा डिफरेंस छोटा सा, तो होपफुली सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जो हम समझाना चाह रहे हैं। तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सर इसकी हमें कोई एग्जांपल मिल सकती है, जिस तरह एचटीटीपी और एचटीटीपीएस का तो चलो हमें पता चल सकता है कि उसकी एग्जांपल तो यही हो सकती है कि अगर हम कोई वेबसाइट, मिसाल के तौर पे जैसे कोई फेसबुक होगी इस लिहाज से, तो उसमें चलो अगर लोड ज्यादा हो गया तो उसके मुख्तलिफ इंस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। तो ये हमें एक, या गूगल जो है तो वो सर्च इंजन उसको हर बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है, तो चलो जिस पीक आवर्स में उसके इंस्टेंसेस ज्यादा हो जाते होंगे। लेकिन ये जो लेयर 4 के ऊपर लोड बैलेंसिंग है, इसकी कोई मिसाल अगर आप हमें दे देते। हाँ, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि आपका एक प्राइवेट नेटवर्क है और उस नेटवर्क की आपके पास वीपीएन के थ्रू कनेक्टिविटी है, साइट टू साइट वीपीएन बना हुआ है या एसएसएल वीपीएन बना हुआ है, आईपी साइट पे बना हुआ है, एक्सवाइजेड। आपने क्या करा, आपने अपने पास जो लोकल एनवायरनमेंट है, लोकल हार्डवेयर है, उसके अंदर एक सर्विस होती है वीपीसी एंड पॉइंट, जो यहाँ पे नजर आ रहा है वीपीसी। ये क्या है, ये आपकी एक नेटवर्क लेवल की सर्विस है जिसके अंदर कोई भी वेब सर्विस से लोड नहीं आ रहा, मतलब कोई भी वेब से इसको हिट नहीं कर रहा। सही है, ये क्या है, नेटवर्क लेवल की सर्विस है, मतलब आप किसी वीपीएन के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, एज अ नेटवर्क इसको आप हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है वीपीसी एक एंड पॉइंट का ऑप्शन होता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वीपीसी ये है। तो करंट कोई एंड पॉइंट नहीं है, हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर नाम दे दिया, अभी तो सर्विस बना दिया। लेट्स सी, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका एक एंड पॉइंट क्रिएट कर रहा है, मतलब इस तरह से मैं समझा देता हूँ, मैं आपको कुछ इस तरह से समझाता हूँ। डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसी डायग्राम को आगे लेके चले, यहाँ दूसरा हमने दूसरे से समझाता हूँ। डायग्राम मिल जाएगा। चारों को mix कर लेते हैं। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है, लेकिन ये बहुत हाई लेवल हो जाएगी। सर समझा दे, क्या पता लोगों को समझ आ ही जाए। चले वो भी मैं दिखा देता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की एग्जाम्पल हो जाएगी। सर क्या इसका ये मतलब है कि अगर ये जो लेयर 4 पे जो आप बता रहे हैं, अगर इसमें लोड ज्यादा हो तो ये वीपीसी खुद ब खुद और क्रिएट हो जाते होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपके देखें सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि जब आप यहाँ पे इन्होंने एक जो ना फायरवॉल की वाइट लिस्टिंग बनाई हुई है,
सही है, क्लाइंट साइड पे। और अभी क्लाइंट साइड पे क्या है, इसमें कुछ आईपी एड्रेस दिए हैं, पब्लिक के वाले नहीं, 203.203 पब्लिक आईपी है। इन्होंने एक लोड बैलेंसर बनाया 2 अवेलेबिलिटी जोन में, और उस लोड बैलेंसर को टारगेट करा आपके लेयर 7 लोड बैलेंसर से। तो यहाँ पर सिनेरियो क्या हो रहा है कि आपको एज अ आईपी हैंडल करना है अपनी सर्विस को, मतलब एज अ एंड पॉइंट हैंडल करना है, और उसके लिए आपको कोई लोड बैलेंसर चाहिए। तो वहां पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत अच्छी लेयर बनाई हुई है कि आपके पास है कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में ऑन प्रीमिसेस सर्वर्स हैं आपके पास जो आपको नजर आ रहे हैं। कुछ सर्वर जो है आपके पास एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में, वो कौन से हैं, कंटेनर सर्विसेज हैं। कुछ सर्वर जो आपके पास है EC2 इंस्टेंसेस हैं। अब ये सर्वर जो रखे हुए हैं ये आपके किसी डेटा सेंटर में रखे हुए हैं, सेंटर वाले, सही है। ये शायद कॉपी हो जाए। अब ठीक है, सही है। अब ये वाले जो आपके सर्वर रखे हैं ये रखे हैं आपके किसी डेटा सेंटर में। डेटा सेंटर में आपने कितने लगाए हुए, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं 5 सर्वर लगाए हुए हैं। उन 5 सर्वर पे इन्होंने क्या करा हुआ है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को टारगेट करा हुआ है कि ये हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है। ये इन्होंने कहाँ बनाए हुए, ये इन्होंने कोई ECS की सर्विस बनाई हुई है, वहां पर भी इन्होंने मल्टीपल कंटेनर्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर इसका अलग लोड बैलेंसर है। कितना लोड बैलेंसर होगा, 2 होगा, है ना। एक लोड बैलेंसर आपका ECS का हो गया और एक लोड बैलेंसर आपका ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर का हो गया। अभी आते हैं तीसरे वाले लोड बैलेंसर। तीसरा वाला लोड बैलेंसर आपके EC2 चल रहे हैं। तो ये सिनेरियो समझ में आया कि 3 लोड बैलेंसर अलग अलग जगह पे डिप्लॉय हुए हैं। यस सर, ये समझ आ गया। ठीक है, अब ये 3 लोड बैलेंसर को, इस लोड बैलेंसर का एक ना एक URL होगा, है ना। आप उसको हिट करेंगे तो खाली आपको ये वाली सर्विस एक्सेस होंगी। इस लोड बैलेंसर का एक ना एक URL होगा, आप उसको हिट करेंगे तो आपके पास सिर्फ ये वाली सर्विस एक्सेस होगी। इस लोड बैलेंसर का एक DNS होगा, उसको हिट करेंगे तो सिर्फ ये वाली सर्विस एक्सेस होगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा फुली। सर क्या ये तीनों सर्वर्स जो हैं ये एक ही नेटवर्क में पड़े हुए हैं, एक ही VPN के अंदर है? अच्छा, ये डिपेंड्स करता है। फिलहाल फिलहाल सबके अलग अलग एंड पॉइंट है। अभी हम एक सिंगल उसकी बात ही नहीं कर रहे कि एक ही प्राइवेट नेटवर्क पे, ठीक है। तो होपफुली ठीक है सबको सर। समझ में आ गया होगा कि मेरी कुछ एप्लीकेशन जो चल रही है वो मेरे अपने डेटा सेंटर में चल रही है, वहाँ पे एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है, उसका एक एंड पॉइंट है, सारी चीजें अप एंड रनिंग है। एक एप्लीकेशन मेरी चल रही है कंटेनर्स में, उस पर एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है, सारी चीजें अप एंड रनिंग है। एक एप्लीकेशन चल रही है मेरी EC2 में, उस पर एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है, सारी चीजें अप एंड रनिंग है। मतलब मेरे पास 3 एंड पॉइंट है, 1 2 और 3। यूजर जब इसको एक्सेस करता है तो इसकी सर्विस लोड बैलेंस होती है, यूजर जब इसको एक्सेस करता है तो उसकी सर्विस लोड बैलेंस होती है, जब यूजर इसको एक्सेस करता है तो उसकी सर्विस लोड बैलेंस होती है, ठीक है। और ये कौन सी लेयर में होती है, लेयर 7 में होती है। मतलब ये वाली जो आपकी एप्लीकेशन है वो कौन सी एप्लीकेशन है, वेब सर्विस है कोई, या तो कोई वेब एप्लीकेशन है। यहाँ जो आपकी एप्लीकेशन है वो भी कोई वेब सर्विस है या वेब एप्लीकेशन है या कोई भी रेस्टफुल API है। यहाँ जो आपकी एप्लीकेशन है वो भी कोई HTTPS का या HTTP का प्रोटोकॉल है। तो ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया जब ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज होगा। यहाँ तक क्लियर है सब। यस सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे HTTPS का एंड पॉइंट है, यहाँ पे HTTPS का एंड पॉइंट और HTTPS का एंड पॉइंट यहाँ पर है। और वो टारगेट कौन सा कर रहा है, इसका HTTPS का पॉइंट टारगेट किसको कर रहा है, इसी के इंटरनल सर्वर्स को। इसका HTTPS एंड पॉइंट टारगेट कर रहा है इसी के इंटरनल सर्वर्स को। इसका HTTPS एंड पॉइंट टारगेट कर रहा है इसी के इंटरनल सर्वर्स को। मतलब इसकी आपस में कम्युनिकेशन है। अब हम आ रहे इसके बाहर वाली लेयर पे, सही है। तो इन्होंने एक आपको डब्बा बना के दिखा दिया कि ये जो अब हम बात कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ये तीनों उन्होंने एक इंस्टेंस में आपको बता दिया कि AWS की सर्विस को इस तरह से यूज किया जा रहा है। अब आपके पास आ गए कुछ ना कुछ फायरवॉल की लिस्ट कि आपके ये यूजर हैं, ये वाइट लिस्टेड है आपकी इस सर्विस को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। दोनों चीजें हो गई कि आपके पास ये सारे जो सर्विसेज चल रही है ये कहाँ चल रही है, प्राइवेट इंस्टेंस में चल रही है। और ये वाली जो आपकी सर्विस है वो कहाँ है, पब्लिक इंस्टेंस पे पड़ी हुई है कि वो आपको फायरवॉल की लिस्ट चेक कर रही है। तो प्राइवेट और पब्लिक है। अभी ये सारा स्टेप जो हमारा प्राइवेट है और ये वाला स्टेप जो हमारा पब्लिक है। हम क्या करते हैं, अब हमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की नीड तो नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर तो ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड है ना। जी हमें ये सर। करना है कि हमारा जो पब्लिक नेटवर्क है उससे ट्रैफिक लेना है और हमारे प्राइवेट नेटवर्क को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है।
ठीक है अब सर। हमें प्राइवेट नेटवर्क को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, यहाँ पे किसी प्रोटोकॉल की बात नहीं हो रही कि HTTPS का प्रोटोकॉल है, HTTP का प्रोटोकॉल है। यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्ट मशीन की कि भाई ये वाली सर्विस को टारगेट करना है, बात खत्म। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि ये URL बन रहा है HTTPS, सही है, app.diagrams.net, इसको टारगेट करना है, नहीं। यहाँ बात हो रही है कि आपको इस सर्विस को टारगेट करना है जो बनी हुई है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की। मतलब आपको यहाँ पे किसी HTTPS की नीड नहीं है ना। आपको क्या जी करना है, सर, आप बिल्कुल। अपने पब्लिक नेटवर्क से आए, आपको डायरेक्ट टारगेट करना है अपनी कोई ना कोई सर्विस। ये भाई मेरी सर्विस बनी हुई है, उसको टारगेट कर लो। अब इस सर्विस की आपके पास क्या है, कोई भी एंड पॉइंट है, IP है, जो भी एक्सपायर है, तो क्या आप इसको टारगेट लेयर 7 से करवाएंगे, लेयर 4 से करवाएंगे? 4 से होगी सर। अगर लेयर 7 से कराई तो आपकी जाया चली जाएगी, नीड ही नहीं है। क्या होगा, इस तरह हो रहा होगा कि पहले आपकी एप्लीकेशन लेयर 7 से आई UDP तक, फिर अगेन से लेयर 7 से आई UDP तक, फिर अगेन से लेयर 7 से आई UDP तक, 3 बार कम्युनिकेशन हो जाएगी, है ना। ऐसा ही होगा ना, क्यों ना यस आप सर। एक सर्विस को मिस कर दें। कौन सी सर्विस मिस करें? ये आपका क्या है, ये यूजर हिट कर रहा है, सही है। यूजर यूजर जो है, यूजर के पास जो एंड पॉइंट है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है वो एंड पॉइंट है जो मिडिलवेयर है, मिडिलवेयर एंड पॉइंट हो गया आपका। तो ये आपके पास कौन सा एंड पॉइंट है, जो सर्वर एंड पे, ठीक है। तो आपके जो सर्वर एंड का एंड पॉइंट है, ये कौन सा है, HTTPS है ना। ये वाला एंड पॉइंट तो आपका HTTPS है, ये जो डिसाइड हुआ हुआ। और ये वाला आपका एंड पॉइंट कौन सा है, यूजर हिट कर रहा है, HTTPS है, ये भी डिसाइड हुआ हुआ। अब बचा क्या है, जो मिडिल वेयर वाला एंड पॉइंट है, इसको तो HTTPS होने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ चल रही है एप्लीकेशन और यहाँ से कर रहा है यूजर हिट। समझ आ रही है डायग्राम? जी सर। सर इसमें ये नहीं कि यही होता है ना कि जैसे अगर स्विच है तो वो लेयर 2 डिवाइस है, और यानी कि इसका ये मतलब है कि वो लेयर 2 तक उसमें सारी जो है और लेयर्स ओपन होती हैं, और उसके बाद मजीद को वो नहीं करता। इसी तरह जो राउटर है वो लेयर 3 डिवाइस है, तो इसमें लेयर 3 तक ये जो नेटवर्क लेयर 3 तक, यहाँ तक ये ओपन होती है, उसके बाद वाली नहीं होती। ठीक है, तो अब ये बाकी जो TCP या UDP है, ये लेयर 4 पे होती है। ये सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसके लिए कोई डिवाइस तो वैसे नहीं होती, ये नहीं कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है सारा। तो अब हमें, मुझे तो आज तक यही पता था कि अगर ज्यादा लोकल नेटवर्क में ज्यादा पीसीज या नोड्स को कनेक्ट करवाना हो तो हमें ज्यादा पोर्ट्स वाले स्विच की जरूरत होती है। हाँ, अगर डिवाइसेस बहुत ज्यादा हैं तो उस लिहाज से राउटर को जो है सिलेक्ट करना पड़ता है कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे नेटवर्क में 1000 डिवाइसेस हैं, तो मैं उसके लिए जो भी राउटर खरीदूंगा तो मैं उस लिहाज से देखूंगा कि ये 1000 डिवाइसेस को जो है इंटरनेट की सहूलत फराम करवा सके। अगर मैंने राउटर ऐसा खरीद लिया कि जो 500 को करेगा, तो वो हमेशा हर वक्त बैठा ही रहेगा, किसी को भी सर्विस नहीं मिलेगी। तो अब ये चूंकि अमेजोन वाले ये तो सॉफ्टवेयर बेस्ड लग रहे हैं, तो अब ये जो लेयर 4 है, इसकी कोई डिवाइस तो इस तरह वैसे नहीं होती, तो ये इस को फिर क्या कहते होंगे, यानी ऐसे कोई डिवाइस के तौर पे फिर ये इस चीज को क्या कहते होंगे कि लेयर 4 पे नेटवर्क ये लोड बैलेंसर है उसको ना, करवा। नेटवर्क लोड बैलेंसर है। तो ये कम्युनिकेशन आपको समझ आ रही है, यूजर ने हिट करा HTTP पे या HTTPS पे, ठीक है, ये होपफुली सबको समझ में आ रही होगी। वो लेयर 6 पे आया, 5 पे आया, 4 पे आया, TCP उसको लेयर मिल गई लेयर 4। TCP लेयर 4 ने टारगेट करना था सुलन, अभी फिलहाल इसको भूल जाए बीच वाली को, इसकी लेयर 4 पे, और उसको 5 6 7 पे आके इसको कम्युनिकेट करवा देना था। अब दरमियान में हमारे पास एक और लेयर आ जाती है, तो क्या हम यहाँ पर भी इसी तरह से पूरा कंपाइलर चलाएं कि लेयर 4 से 5 पाए, 6 पाए, 7 पाए, 7 6 5 4 पर आए, या हम डायरेक्ट लेयर 4 वाली सर्विस यूज करें? सर डायरेक्ट लेयर 4 वाले, क्योंकि यहाँ पे हम ये 6 7 वाले के लिए फिर हमें उस लिहाज की सारे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर वो चीज विंडोज पे चलती है तो फिर वो वही विंडोज भी इधर भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे अगर वर्ड प्रोसेसर है, तो मसलन जिस तरह गूगल वालों का जैसे कि वर्ड प्रोसेसर गूगल डॉक्स,
तो हमें वही ब्राउजर और वो चीजें फिर सारी फिर इधर भी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, हालांकि ये नेटवर्क डिवाइसेस में उस चीज की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हमें लेयर 4 पे जाएंगे, इससे आगे मजीद खर्चा इस पर करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए सही है। लेयर 4 से ही आगे फॉरवर्ड जाएगी। और लेयर 4 बस हमारा फास्ट भी होगा बनस्बत टू लेयर 7, क्योंकि डायरेक्ट जी कम्युनिकेशन हो बिल्कुल। रही है। जी लेयर बिल्कुल। 7 में क्या हो रहा है, रीडायरेक्शन हो रही है, कोई वेब सर्वर चल रहा है, वेब सर्वर पे अलाउ कर रहा है कि भाई ये वाले एंड पॉइंट को हिट करना है। सही है, यहाँ पे तो कोई वेब सर्वर है ही नहीं। ठीक है, तो ये जी आपको बिल्कुल, ये यहाँ वाली तक डायग्राम। पैकेट्स वगैरह होंगे बस। हाँ, ये पैकेट्स और वाली जो सेगमेंट्स ये जो वगैरह मैंने वो लिखा है ना, सेम अगर ये किसी को समझ नहीं आया तो मुझे कोई बताए, चैट पे बताएं, माइक पे आके बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही डायग्राम आपको यहाँ नजर आ रही होगी, होपफुली सबको ये डायग्राम समझ में आ गई होगी। ये नजर आ रही है, समझ में आ गई डायग्राम? सर इसमें वो लेयर 4 वाली बात, ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर नजर आ रहा है, जो ये डॉटेड वो है रेड कलर का डॉटेड रेक्टेंगल। इंटरनल लिखा हुआ है ना उसमें, उस पर छोटा सा इंटरनल लिखा हुआ है, इंटरनल मतलब प्राइवेट होता है। ठीक। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर चल रहा है और उस पर आपने एक नोटपैड लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करवा दिया। सही है। इसके अलावा और भी आपके पास सर्विस होती है, वीपीसी एंड पॉइंट। वीपीसी एंड पॉइंट क्या करता है, उसका भी आपको कोई ना कोई डायग्राम यहाँ नजर आ जाएगी। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ये भी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको मिल गई है, जो उससे भी ज्यादा आसान है। ये देखें, आपके दो वीपीसी हैं, वीपीसी ए और वीपीसी बी। एक है आपका सर्विस कंज्यूमर, एक है सर्विस प्रोवाइडर। सही है, दो अलग अलग पार्टीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर, एक सर्विस कंज्यूमर। एक वो है जो सर्विस को यूज कर रहा है, एक वो है जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इंस्टेंसेस चल रहे हैं, लेकिन इंस्टेंसेस में कहीं भी ये बात नहीं हो रही कि आपकी एप्लीकेशन किसी यूआरएल पे चल रही है, वेब यूआरएल। सही है, यहाँ पर कहीं भी बात नहीं हो रही कि कोई वेब यूआरएल आपके पास लगा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास 3 इंस्टेंसेस हैं, उन 3 इंस्टेंसेस पे आपको लोड बैलेंस करना है, और जो भी आपकी सर्विस चली है XYZ, उसको उन्होंने नेटवर्क लोड बैलेंसर से कॉन्फ़िगर करवा दिया। ठीक है, ये तो आपको नजर आ रहा होगा। फिर आपका जो सर्विस कंज्यूमर है, उसके पास एक प्राइवेट EC2 रखा हुआ है, और वो प्राइवेट EC2 को एक्सेस करना चाह रहा है आपकी सर्विस से। आपने क्या करा, आपने एक VPC का एंड पॉइंट अपने पास क्रिएट करा, VPC एंड पॉइंट नेटवर्क, जो अभी हम देख रहे थे आपने नेटवर्क पे, और आपने उसको कनेक्ट करवा दिया आपके नेटवर्क लोड बैलेंसर से। याद रहे, VPC एंड पॉइंट कभी भी आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से कॉन्फ़िगर नहीं करवाते, क्योंकि ये एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट कम्युनिकेशन होती है, नेटवर्क लोड बैलेंसर पे होती है। EC2 आपके पास है जो आप सर्विस कंज्यूमर है, और एक EC2, 3 EC2 उसके पास है जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है। एक सर्विस प्रोवाइडर है और एक सर्विस कंज्यूमर है। ये दोनों अलग अलग सबनेट में, सबनेट ए और सबनेट बी, और दोनों की अगर आप IP रेंज देखें 10.0.0.0 और 10.2.0.0, मतलब दोनों अलग अलग है। सही है, कोई आपस में पेयरिंग भी नहीं हुई, जो फिलहाल नजर नहीं आ रही। इन दोनों की कनेक्टिविटी कैसे हो रही है, एक EC2 की दूसरे EC2 से नेटवर्क लोड बैलेंसर के थ्रू तो हो रही है, अब तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन नेटवर्क लोड बैलेंसर कनेक्ट कर रहा है VPC एंड पॉइंट से। अगर थोड़ी देर के लिए आप नेटवर्क लोड बैलेंसर हटा दो और यहाँ पे एक EC2 कर दो, तो आपकी VPC एंड पॉइंट क्या कर रहा है, आपकी डायरेक्ट सर्विस को हिट कर रहा है। तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल है जो आपको नजर आ रही है, और ये VPC एंड पॉइंट की सर्विस है, ये आप अपने पास क्रिएट कर सकते हैं। कभी भी आपके पास रिक्वायरमेंट हो कि आपको अपने VPC से दूसरी किसी सबनेट की या दूसरे VPC की किसी एंड पॉइंट को एक्सेस करना है, तो VPC एंड पॉइंट की सर्विस आपके पास यहाँ होती है। आप ये क्रिएट करें, इसको बताएं कौन सी सर्विस को आप टारगेट करना चाहते हैं, ये आपको सर्विस को टारगेट करके देगा, उसके यहाँ पे नाम बताएं,
और उस सर्विस को टारगेट करके आपको उससे कनेक्टिविटी बनवा देगा VPC एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये आप एंड पॉइंट इजीली बना सकते हैं। हमारे पास नेटवर्क साइट पे भी होते हैं, हमारे पास ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर्स में भी होते हैं। जब हमारे पास सिनेरियो क्या होता है कि हमारा बैंक है, बैंक कंज्यूमर है किसी सर्विस को यूज करने की, बैंक क्या करेगा, बैंक अपने पास एक एंड पॉइंट क्रिएट करेगा। वो एंड पॉइंट क्या होगा मैं तो समझाता हूँ। अब ये हमारे पास देखें बैंक बना हुआ है, और क्लास में जितने लोग खामोश हैं ना, बाद में ये लोग मुझसे सवाल करेंगे कि ये वाला टॉपिक हो रहा था तो उसका बता दें, तो प्लीज ड्यूरिंग लेक्चर आप सवाल कर लें, इंटरेक्टिव सेशन है, और बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलेगा कि आप खामोश होकर बैठे। ये आपका बैंक है और ये आपका कोई थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। सही है, अभी हम अमेज़न की बात ही नहीं कर रहे। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के पास ये बना हुआ स्टेंसिस जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये आपकी सर्विस है, ये आपकी सर्विस है। बहुत ज्यादा जूम होगा, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, बहुत ज्यादा जूम होगा। हम दोबारा से बना लेते हैं। ये आपका बैंक है और ये आपकी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, कंज्यूमर, और इसको क्या कहते हैं, प्रोवाइडर। अभी कंज्यूमर और प्रोवाइडर की बात होगी। प्रोवाइडर के पास एक स्टेंस लगा हुआ है, इस स्टेंस पे आपकी कोई ना कोई सर्विस चल रही है। ये सर्विस आपको अपने पास कंज्यूम करनी है। आप कैसे करेंगे, इस सर्विस के पास कोई ना कोई एंड पॉइंट है, ऐसा ही है ना। आपके पास भी एक मशीन है, ये नहीं, आप क्या चाहते हैं कि आपके पास भी एक एंड पॉइंट है। आपके पास एंड पॉइंट की नीड नहीं है क्योंकि अभी इसकी बात ही नहीं होगी। आप ये चाहते हैं इस बैंक सर्वर को एक्सेस करनी है, ये वाली सर्विस। कौन सी सर्विस, ये वाली। तो क्या ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी किसी भी तरह से? नहीं, ये थ्रू इंटरनेट होगी, और VPN अगर हमने डाला है तो वो उसके थ्रू। चलिए VPN की अभी हम बात नहीं कर रहे ना, अभी हम VPN वाले साइट पे जा नहीं रहे। मैं क्या कह रहा सर हूँ, ये बैंक इंटरनेट सर्वर के थ्रू, डायरेक्ट इसी एंड पॉइंट पे ये हिट करेगा। नहीं ये इंटरनेट के थ्रू करेगा। ये फिजिकली तार तो नहीं जुड़ी होगी ना कि एक सर्वर से लेके वो दूसरे एंड पॉइंट तक, तो ये इंटरनेट इस्तेमाल करके उस सर्विस पे एंड पॉइंट URL पे पहुंचेगा। अभी मैं बता दूं, मैं आसान कर दूं, हम एक रेफरेंस आर्किटेक्चर बना रहे हैं। तो अभी हम ये बात नहीं कर रहे कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, इंटरनेट से हो रही है, प्राइवेट हो रही है, XYZ। हम ये कह रहे हैं कि प्रोवाइडर की सर्विस को कंज्यूमर डायरेक्ट हिट करके यूज कर लेगा। डायरेक्ट जो बैंक का सर्वर है उसका URL लिखेगा और ये यूज हो जाएगा। ऐसा होगा? जी ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। कभी भी हम अपनी प्रोवाइडर की सर्विस को कंज्यूमर के पास डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, कहीं भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले आए, किसी भी सर्विस को देखने, आप क्या करते हैं, एक सेपरेट बनाते हैं एंड पॉइंट। इसको, इसका बड़ा अच्छा नाम होता है, वो होता है गेटवे। अभी मैं गेटवे की बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं कह रहा हूँ एंड पॉइंट। इस एंड पॉइंट में आप कंज्यूम करवाते हैं अपनी सर्विस को, और वो एंड पॉइंट आपके पास यूटिलाइज होता है। सही है, ये एंड पॉइंट आपके पास बैंक के सर्वर में यूज हो रहा होता है। यहाँ पे फायदा क्या हुआ, कोई बताएगा फायदा क्या हुआ? किसी को भी ये डायग्राम समझ में आ रही हो? सर फिर फायदा इसका ये हुआ कि ये जो बैंक का सर्वर है ये लोकल नेटवर्क में होगा, और वो जो एंड पॉइंट होगा ये फिर इंटरनेट से एक्सेसिबल होगा, चीजों को एक्सेस करवा के दे रहा होगा। और ये जो बैंक का सर्वर है ये लोकल एरिया नेटवर्क लैन में पड़ा होगा। ठीक है, आपने बहुत जबरदस्त बात बोली है, ऐसी होता है। और इसके अलावा दूसरा फायदा,
दूसरा फायदा फिर सर ये है कि ज़ाहिर है अगर इधर इस साइड पे बैंक सर्वर जिधर पड़ा है, अगर इस साइड पे लैन है तो और भी जितने भी चीजें उस लैन पे जितने भी डिवाइसेस होंगे, नोड्स होंगे, वो सारे इसी एंड पॉइंट के थ्रू में इंटरनेट पे फिर जा रही होंगी। तो वो इंटरनेट से उनको जो भी चीज चाहिए होगी तो इसी एंड पॉइंट के थ्रू, और इसी एंड पॉइंट पे फिर आप पॉलिसीज लगा सकते हैं। कोई सिक्योरिटी फायरवॉल वगैरह आपने लगानी है वो भी इसी एंड पॉइंट पे ही लगी होगी, ताकि वो पूरे नेटवर्क के लिहाज से जो फायरवॉल लगानी है, बाकी तो हर सिस्टम पे अपनी अपनी लगी होगी। ठीक, ये बात थी आपकी लॉजिकल है। एक और फायदा होता है जो मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, वो ये होता है कि बैंक का सर्वर किसी कंज्यूमर का एंड पॉइंट यूज नहीं कर रहा, वो अपना एंड पॉइंट यूज कर रहा है, उसके बाद अपना यूआरएल बन रहा है। सही है, ये रिजॉल्व हो रहा है इसके एंड पॉइंट पे। बैंक के सर्वर के बाद कौन सा यूआरएल बन रहा है? अपने वाले एंड पॉइंट। उसको बाहर वाले से एक्सेस ही नहीं है, उसको ये पता है ये एंड पॉइंट मेरे पास ही रखा हुआ और मैं इसको यूज कर रहा हूँ। उसकी नजर में तो यही वाला एंड पॉइंट है ना। बैंक के पास डेवलपर बैठा हुआ, डेवलपर को हम ये वाला एंड पॉइंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम डेवलपर को कौन सा एंड पॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं? ये वाला। हम डेवलपर ये इसको यूज कर रहे हैं। जो बैंक में जो भी ऑपरेशन मैनेजर बैठा हुआ ऑपरेशन के काम कर रहा है, वो कौन सा यूआरएल देख रहा है? वो ये वाला यूआरएल देख रहा है, उसको उसके बाद ये वाला यूआरएल नहीं है। तो बैंक की सर्विस जब भी हिट करेगी कौन सा यूआरएल पे हिट करेगी? ये वाला यूआरएल पे। ये वाले यूआरएल का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने यहाँ पे गेटवे बनाया हुआ, गेटवे और इसका गेटवे आपस में कम्युनिकेट है, ये आपकी सर्विस चल रही है, लेकिन आपका सर्वर हमेशा इस एंड पॉइंट को जानता है, उसको इस एंड पॉइंट को हिट करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। यही हमारे पास बीपीसी में, बीपीसी में इन्होंने क्या करा है, इन्होंने सर तो अपने पास एक इंस्टेंस लगा हुआ है। जी बताएं। इन पॉइंट पर होता क्यों है वो जो दूसरे में? अब जरा वो डायग्राम दिखा। ठीक है जी। सर इसमें फिर जो सर्विस में जो एंड पॉइंट है यूआरएल, ये फिर किस लिए होता है अगर हम डायरेक्ट उनको एक्सेस नहीं कर सकते? ये कंज्यूमर के लिए। इसको और इसका नाम सही कर देता हूँ, सर्विस वाला। सही है, तो देखिए हमेशा ना हमारे पास फ्लोज होते हैं। फ्लोज क्या होते हैं कि हम किसी थर्ड पार्टी सर्विस को जब यूज कर रहे हैं ना अपने पास, तो हम अपने पास पहले कंज्यूम करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उस पर कुछ पॉलिसीज लगाएंगे, उसके बाद उसको हम यूज करेंगे। तो ये एंड पॉइंट अगर मैंने यूज कर लिया सर्विस वाले, तो डायरेक्ट मेरे सर्वर में आ जाएगा, है ना। मेरी पॉलिसी हर चीज रुक जाएगी, कोई भी मुझे सैनिटी करनी है, कोई भी मुझे टेस्टिंग करनी है, रुक जाएगी। मैं क्या करूंगा, मैं अपने पास एक सेपरेट एंड पॉइंट पे इसको लाकर गिराऊंगा पहले, फिर यहाँ से मैं एक्सपोज करूंगा अपने एंड पॉइंट वाले पे। यहाँ कभी भी मुझे इसको ब्लॉक करना हो, मुझे अपने सर्वर में जाने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्ट यहीं से इसको ब्लॉक कर दूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि चलते हुए सर्वर में जाऊं, चीजों को बंद करूं, रोकूं, ब्रेक करूं। मैं डायरेक्ट, अब मेरे पास एक सेपरेट सर्विस है, उसको मैं बंद कर दूंगा। कोई भी मेरे पास अटैक आता है, मुझे लगता है ये वाली सर्विस जो है ये इसके अंदर मेलवेयर है, मैं यहीं से एंड पॉइंट से इसको रोक दूंगा। मेरा मेरे सर्वर को कुछ भी नहीं होगा, सर्वर हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो हमेशा ना कोई भी आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चले हैं, जो भी वो थर्ड पार्टी सर्विस यूज कर रहे होंगे, वो अपने पास डायरेक्ट सर्वर पे नहीं गिराएंगे, दरमियान में उन्होंने कोई गेट पे लगाया हुआ है, उस पर ये कंज्यूम होगी। कंज्यूम होने के बाद भी स्टेप्स होते हैं, मैनिपुलेट होती हैं, 10 सीन होते हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। कंज्यूम होगी, कंज्यूम होने के बाद उनके एंड पॉइंट से वो एक्सेस होगी। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। सवाल है किसी का भी? सर ये जो एंड पॉइंट है ये लेयर 3 पे काम कर रहा होगा? एंड पॉइंट लेयर 4 पे काम कर रहा होगा। सर तो फिर ये हमें पता कैसे चलेगा कि अभी हमें इधर यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसर लगाने की जरूरत पड़ गई है? ये हम कैसे मालूम करेंगे? अभी हम लोड बैलेंसर की बात ही नहीं कर रहे ना, अभी तो हम डायरेक्ट सर्विस की बात कर रहे हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ लोड बैलेंसर नहीं समझा रहा, मैं आपको एंड पॉइंट की डेफिनेशन समझा रहा था। ये जो वीपीसी में एंड पॉइंट की सर्विस है, क्रिएट एंड पॉइंट, ये आपको क्या फायदा दे सकती है? ठीक है, सही है, आप किसी सर्विस को रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोड बैलेंसर पर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
सर यानी कि अगर ये एंड पॉइंट पे आप उधर फायरवॉल में ये लिखने के सारी टीसीपी वाले कनेक्शन जो है वो बंद कर दो तो वो बंद हो जाएंगी। हाँ, आप अपनी सर्विस को रोकेंगे ना, सारे थोड़ी। देखें, वो जो आप डेफिनेशन बता रहे हैं ना, वो गेटवे की डेफिनेशन। अभी हम सिर्फ एक सिंगल एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, अभी हम गेटवे नहीं लगा रहे। नहीं सर, ये नहीं कि मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो एंड पॉइंट है, जाहिर है इसमें आप फायरवॉल वगैरह वो उस तरह की चीजें, तो जिस तरह आपने भी फरमाया कि बैंक का जो सर्वर है तो मुझे सर्वर को शट डाउन करने की या उसके अंदर एप्लीकेशंस को बंद करने की जरूरत नहीं है। तो बस मैं एंड पॉइंट में उसको बता दूंगा कि इस चीज को ब्लॉक कर दो, वो ब्लॉक कर देगा। तो ये नहीं कि अगर आपको सर बैंक के सर्वर पे ये पता चल रहा है कि जो जितनी भी टीसीपी एप्लीकेशंस जो है वो टीसीपी यूज कर रही हैं, तो वो जो है वो उसके ऊपर कोई अटैक का इम्कान है या उसको मैं बंद करना चाहता हूँ, तो बजाय इसके कि मैं हर देखिए एक को वो करूं तो इधर एंड पॉइंट पे बता दूं कि ये टीसीपी वाली ट्रैफिक ना जाने दो, देखिए तो वो आप बंद हो ना जाएंगी क्या? मिक्स हो रहे हैं। मैं बता दूं, एंड पॉइंट ना एक सर्विस को एक्सेस करने का, सिर्फ एक सर्विस है ना, इसको एक्सेस करने का, दूसरी सर्विस लाएंगे, दूसरा एंड पॉइंट बनाएंगे। ठीक है। तो ये जो आप जो डेफिनेशन बोल रहे हैं ना, वो डेफिनेशन आती है गेटवे में। तो वो अभी अगर कभी हमारे केस में गेटवे आया तो हम देखेंगे। गेटवे में क्या होता है, गेटवे की छोटा सा पार्ट होता है एंड पॉइंट में। तो वो अभी हमारे पास नहीं है फिलहाल। सही, अभी हम एक सर्विस से बात कर रहे हैं, तो हम एंड पॉइंट लगा रहे हैं सेपरेट। ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पे हमारे पास स्टैंस है, और ये स्टैंस किसके थ्रू मिल रहा है, एंड पॉइंट के थ्रू। तो मुझे बताएं, ये हमारी सर्विस है, सही है। मुझे बताएं यहाँ पे मुझे लोड बैलेंसर लगाना है, मैं कौन सा लगाऊं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लगाऊं? नहीं सर, यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसर लगेगा। और कोई बताएगा यहाँ पे कौन सा लोड बैलेंसर लगेगा? सर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर डिफाइन करेंगे किस तरह से? कोई बताना चाहेगा कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर किस तरह से फुलफिल है यहाँ पर? सर नहीं है फुलफिल वो यहाँ पे, वो इसलिए कि ये एंड पॉइंट जो है ये लेयर 4 पे काम कर रहे हो, तो ये एप्लीकेशन लेयर जो है वो लेयर 7 पे होती है, तो ये उसके साथ कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता। तो इसको लिए लेयर 4 वाला लोड बैलेंसर चाहिए होगा, जो कि वो नेटवर्क लोड बैलेंसर है। और कोई बताना चाहेगा क्लास में? तो सारे स्टूडेंट्स हैं, बाकी क्यों खामोश है? आमिर अजीज ने जो बताया है समझ में आया किसी को? कोई सवाल पूछना चाहेगा या बताना चाहेगा यहाँ पे मैं कौन सा लोड बैलेंसर यूज करूँ? सर इसमें प्रोवाइडर और कंज्यूमर के दरमियान जो वो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो नेटवर्क की बात होगी। क्योंकि इसमें कहीं भी ना कोई वेब सर्विस नहीं बन रही, कोई भी HTTP या HTTPS नहीं आ रहा है, सही है ना? नहीं आ रहा ना, कोई भी वेब सर्विस नहीं बन रही। हम बात कर रहे हैं एक एंड पॉइंट को दूसरे एंड पॉइंट से कनेक्ट करने की। तो हम हमेशा लगाएंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर। सही, हमें बात ही नहीं करनी कि भाई कोई वेब सर्विस को स्केल करना है। तो हम कौन सा लगाएंगे, लेयर 4 लोड बैलेंसर, मतलब नेटवर्क लोड बैलेंसर। सही है। हाँ, अगर हमें यहाँ पे HTTPS की सर्विसेज चल रही हो, उसको करना हो, तो हम क्या करेंगे? अगर HTTPS की चल रही है उसको करना हो, फिर हम क्या करेंगे बताए कुछ? यहाँ पे समझ लें HTTPS चल रहा है या HTTP चल रहा है, सही, थोड़ी देर के लिए। सर फिर एप्लीकेशन अब क्या लोड करें? बैलेंसर। अब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर तो लगा देंगे, लेकिन एक मसला आ जाएगा। ये हमने लगा दिया लेयर 7 लोड बैलेंसर। लेयर 7 का जो URL बनता है वो तो या तो प्राइवेट बनाना पड़ेगा या पब्लिक बनाना पड़ेगा। अगर पब्लिक बनाया तो उसको सिक्योरिटी नहीं बचेगी, अगर प्राइवेट बनाया तो उसको एक्सेस कैसे मिलेगा?
बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी कि हम लेयर 7 के साथ लेयर 4 लगाएंगे। ये लेयर 4 इसको हिट करेगा। अब ये क्या हो गया, प्राइवेट हो गया, ये हो गया हमारा जो डील कर रहा है हमारे पब्लिक नेटवर्क। ये इसको हिट करेगा और ये एंड पॉइंट लेयर 4 को लेगा। अब ये होगा, ठीक है। जी सर, क्लियर। ये गलत नहीं है, कोई बोल नहीं ना गलत। सर मेरा तो ये ख्याल है कि जिधर आपने HTTP लिखा हुआ है, ये यही चीजें जो है ना, इधर ही आपको ये नहीं कि लोड बैलेंसर लगाना पड़े। ये चारों के लिए अलग अलग लोड बैलेंसर ये यहाँ पे होंगे। ये लेयर 4 से लेयर 7, इसका मतलब ये लेयर 7, इसका मतलब ये है कि ये कोई कंप्यूटर होगा। अगर कंप्यूटर नहीं है जिस पे विंडोज या लिनक्स इंस्टॉल नहीं है, तो ये लेयर 7 चीज नहीं है। फिर अगर कोई और चीज है तो ये लेयर 7। अगर ये राउटर या स्विच है तो वो लेयर 7 नहीं होता, वो तो राउटर लेयर 3 होता है, स्विच लेयर 2 होता है। तो अगर आप यहाँ पे लेयर 7 रख रहे हैं, इसका मतलब आपने यहाँ पे कुछ सर्वर रख दिया है। ऐसा ही तो है। वो जो पीछे चार चार लगी हुई है, चार, इसका मतलब पहले इसका फिर ये मतलब है कि वो चार अलग अलग सर्वर है, तो ये हो नहीं सकता। वो फिर इसका मतलब है कि वो चार इसी एक सर्वर पे एप्लीकेशन चल रही है। इस डायग्राम का भी ये मतलब है। अच्छा मैं आसान कर देता हूँ। अभी ना हमें इसकी नीड नहीं है, तो अभी हमें इसकी नीड नहीं है, हम डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे भेज सकते हैं। लेकिन अगर अभी लगा दें जब भी कोई मसला नहीं, सही है। अब सिनेरियो क्या होता है, अब हम लोड बैलेंसर की बात करते हैं, हम इससे बाहर आ जाते हैं, सही है। ये तो हमें समझ में आ गया। अच्छा ये सारी ना मैं आपको डायग्राम भेज देता हूँ। ये मतलब मैं आपको व्हाट्सएप पे अच्छा लेयर 7 का मतलब ये बिल्कुल सही बताया। लेयर 7 का मतलब है कोई ना कोई वहां पर लोड बैलेंसर पे सर्विस चल रही है जो वेब सर्विस को फॉरवर्ड कर रही है। तो ये तो वेब सर्विस क्या होती है, Amazon लेयर 7 पर बाय डिफॉल्ट खुद से सेट करके दे देता है, हमें हमें करने की नीड नहीं होती। वो एक कंप्यूटर स्टेंस चलाता है, उस कंप्यूटर स्टेंस में उसको जो भी रन करना होता है एक्सपायरेट वो रन कर देता है। सही, तो हमें उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और कोई यहाँ पे बताएगा पहले सर्विस वाला इसके अलावा नहीं है। सही है, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अब सिनेरियो ना बड़ा सिंपल सा है। वो क्या है कि साइड से संभाला थे, OCI आपको समझ आ गई, ये भी आपको समझ आ गया। ऑटो स्केलिंग अभी फिलहाल नीड नहीं। हम ये करने जा रहे हैं AWS एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग। तो ये आपका लोड बैलेंसर है नॉर्मली, बड़ा अच्छा ब्लॉक भी बिल्ड है इसमें। सारी लेयर्स आपको बताएंगे लेयर 7 एप्लीकेशन। एंड यूजर लेयर क्या बताएंगे, HTTP बताइए, HTTPS है। तो ये DNS भी है आपकी, SSH भी है, और यहाँ पर IRC भी है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी है। प्रेजेंटेशन लेयर में उन्होंने बताया कि आपका SSL आ जाता है, SSH भी यहाँ पर है।
IMAP जो है ईमेल का वो भी है, FTP फाइल ट्रांसफर भी है यहाँ पर, MPTP और JPEG भी है। सेशन में आपका आ जाता है API सॉकेट, विन सॉकेट, सही सिंक्रोनाइजेशन आ जाती है। 4 में आपका क्या आ जाता है, एंड कनेक्शन आ जाता है, एंड टू एंड कनेक्शन, और इसके अंदर आपकी क्या चीज़ है, TCP और UDP। 3 में आपके पैकेट्स आ जाते हैं, IP, IPsec, IGM और ICMP। ICMP होता है आपका पिंग वगैरह, जब आप हिट करते हो तो ICMP जा रहा होता है। 2 में आपका फ्रेम आ जाता है जिसमें इथरनेट, PPP, स्विच, ब्रिज, ये फिजिकल नेटवर्क में आपके ये सारे फाइबर और वायरलेस और हब और जो भी आपके फिजिकल डिवाइसेस हैं वो आ जाते हैं। तो ये आपके साथ लेयर्स होती हैं, और ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये सारे इसके मकसद है। और ये आपका है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में आपकी एप्लीकेशन चल रही है, आपने एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की रिसोर्स ली है जो लेयर 7 है, एप्लीकेशन से मतलब है, और वो टारगेट कर रही है आपके सर्वर की सर्विस को जो भी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन चल रही है HTTP एंड पॉइंट में, यहाँ चल रही है और यहाँ चल रही है, उसको कंज्यूम कर रहा है यूजर। सही है, तो ये आपका बहुत इजीली बड़ी जबरदस्त डायग्राम आपको नजर आ गई। और ये किसी ने इलास्टिक लोड बैलेंसर की एग्जांपल दी है। ये डोमेन है, उस डोमेन पे हिट हुआ, इसने लोड बैलेंसर पे आया, लोड बैलेंसर ने आपकी सर्विस को बता दिया। सही है, तो इलास्टिक लोड बैलेंसर, और ये अच्छा एग्जांपल। उन्होंने क्या कहा है कि आपकी www.example.com वो आपने रिडायरेक्ट कर दिया एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में। आपके पास 3 अलग अलग एप्लीकेशन के URL हैं, एक है ऑर्डर, एक है इमेजेस, एक है रजिस्ट्रेशन। तीनों अलग अलग चल रही हैं, ऑर्डर, इमेजेस एंड रजिस्ट्रेशन। ऑर्डर की कितनी है, 2 मशीन है, इमेजेस की 2 मशीन है, और रजिस्ट्रेशन की भी 2 मशीन है, मतलब हर URL के पीछे 2 मशीन है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, आपका www.example.com में जैसी कोई स्लैश ऑर्डर लगाएगा तो कौन सी मशीन पर लौट जाएगा, जैसे कोई इस URL पे स्लैश ऑर्डर पे हिट करेगा कौन सी मशीन पे लौट जाएगा इसमें, ऑर्डर, ये वाली या ये वाली, ये फर्स्ट वाली। ये खुद डिसाइड करेगा, दोनों में से किसी एक को भेजेगा। सही है, ये लोड बैलेंसिंग हो रही है दोनों के दरमियान। सर तो ये पहले पे अगर यानी कि जहाँ पे लोड ज्यादा है तो ये दूसरा नहीं बनाएगा, दूसरे पे नहीं जाए, तो 2 ये है ना, पहले ये से। तो दो हैं तो हाँ, बस नीचे देखें ठीक ऑटो स्केलिंग भी लिखा हुआ। ठीक है, ठीक। सर मेरा तो ये क्या ख्याल है कि वो जब यूजर लिखेगा www.example.com तो वो इसमें से फिर बाद में बताएगा कि मैं ऑर्डर्स में जा रहा हूँ, इमेजेस में जा रहा हूँ या रजिस्ट्रेशन में जा रहा हूँ। तो वो जिस चीज का बताएगा उसी के अंदर ये जाएगा और उसी में से किसी 2 में ये खुद से डिसाइड करके उसमें एक को कनेक्ट करवा देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने क्या करा, मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई कि भाई लोड बैलेंसर में सिर्फ मशीन को रिडायरेक्ट नहीं कर रहा बल्कि बाय URL एक अलग अलग मशीन को हैंडल कर रहा हूँ, मतलब पाथ आप बता रहे हैं, पाथ हो गया ना। जी सर, जो पाथ बताएंगे, अगर ऑर्डर्स का बताएंगे तो वो फिर ऑर्डर्स वाले में जाएगा, मशीन्स के पास जाएगा। अगर इमेजेस का बताएंगे तो इमेजेस वाली मशीन्स के पास जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन का बताएंगे तो उन में से जाएगा, और और इन दोनों में से कौन से कनेक्ट करवाएगा ये अगर वो खुद सिर्फ ही कर हम लेगा। example.com, तो फिर इसमें जो बाय डिफॉल्ट लिखा होगा तो फिर वो उधर ही जाएगा, जो एग्जांपल जो दोनों इसके में अंदर से लिखा अपनी होगा कि मर्जी से अगर लोड बैलेंसर example.com पे करेगा। आएगा। लोड बैलेंसर की टाइप्स होती हैं, 4-5 टाइप्स है, वो मैं बता दूंगा, तो उसके हिसाब से ये लोड बैलेंसिंग करेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि लोड बैलेंसिंग किस तरह से हो रही है, और ये भी समझ में आ गया कि लेयर 7 का फायदा क्या है कि आप पाथ इसको हैंडल कर रहे हैं, है ना। आपका यस सेशन सर। मैनेज हो रहा है लेयर 7 में, सेशन मैनेज हो रहा है आपका कि कौन से सेशन से रिक्वेस्ट आ रही है, कहाँ जा रही है, किस URL पे कहाँ भेजनी है। तो बहुत बड़ा जबरदस्त आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ये नजर आ रहा है। अब इन्होंने एक और अच्छी सर्विस बताई भी है, वाफ, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। जब भी कोई आप अपनी इस तरह की लेयर 7 पे एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे होते हैं, तो जैसे इन्होंने बताया इलास्टिक लोड बैलेंसर है, पब्लिक नेट पर रखा हुआ है, प्राइवेट नेट पर आपकी मशीन रखी हुई है। अब सिनेरियो क्या होगा कि आपके यूजर हिट करेगा लोड बैलेंसर को, या लोड बैलेंसर हिट करेगा आपकी मशीन को। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करें सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी सर्विसेज की, तो यहाँ पर आपके पास एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, VP2
सही है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा V2 में। और ये एक बड़ी जबरदस्त सर्विस है। ये आप एक फायरवॉल की एक लेयर बना देते हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ये क्या करता है, ये आपको अटैक से बचाता है, जस्ट लाइक डीडोस। ठीक है, और ये बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंटेशन हमें मिल गई है, और ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ये आप लोग जरूर पढ़ना। फ्लोरियन जैकब की बहुत जबरदस्त ये बस मौजूद है। एक्सक्यूज मी सर, अगर हम किसी सिस्टम में लॉगिन करते हैं और वो हमें इंस्टेंस 1 से लेट से रिस्पॉन्स आता है और उसी से हमारी सिक्योरिटी कीज वगैरह आ रही हैं, मीनवाइल हमारा लोड बढ़ता है और इंस्टेंस जो है वो 3-4 बन जाती हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब हम उस एप्लीकेशन से कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं बैकएंड पे, तो वो हमें इंस्टेंस 2 या 3 पे लेके जा रहा है, तो वो एग्जैक्टली क्लोन होगा? मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम जो हमें सिक्योरिटी की या कोई चीज़ असाइन हुई थी वो इंस्टेंस 1 से हुई थी, और जब हम वो उस सिक्योरिटी की के बेस पे कोई डाटा एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो इंस्टेंस 2 या 3 से हो रहा है? अच्छा, वो जो सेशन लेवल की मैनेजमेंट है ना, वो आप लोड बैलेंसर पे ही हो रही होगी। ठीक है, बाकी जो आपकी एप्लीकेशन को अगर आपको ये रखना है तो उसमें आपके पास स्टिकनेस होती है लोड बैलेंसर में, वो मैं अभी दिखा दूंगा जब हम बनाएंगे लोड बैलेंसर स्टिकनेस, तो हम देख लेंगे। अच्छा, पुराना एक लोड बैलेंसर था जो डेप्रिकेट हो गया AWS पे, वो था क्लासिक लोड बैलेंसर। ये डेप्रिकेट हो गया, ये अब यूज नहीं होता है। तो इसमें क्या होता था, इसमें नेटवर्क लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एक साथ होता था। तो ये होता था, इसमें DCV भी है, SSL भी है, HTTP है, HTTPC सब होता था इसमें। सही है, तो ये जो है डेप्रिकेट हो गया, अभी यूज नहीं होता है। सही है, और इसका जो प्लेटफॉर्म सपोर्ट है तो सिर्फ इसी डेट तक सपोर्ट है, इसके बाद पता नहीं। तो लेट्स सी, हम बात कर रहे थे अपने इसी लोड बैलेंसर। ये थर्ड पार्टी सर्विस अगर कोई आप लगाए तो गेटवे लोड बैलेंसर भी एक होता है, इसकी हम बात नहीं करते, फिलहाल इनकी करते। तो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो यहाँ पर मुझे लोड बैलेंसर को नाम बताना है, जैसे कि MyLB या मार्केट प्लेस LB, जो भी मेरी एप्लीकेशन है उसका LB बना। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं लोड बैलेंसर के दो टाइप है, इंटरनेट फेसिंग और इंटरनल। ये वो लोड बैलेंसर है जो पब्लिक की वजह से एक्सेस हो रहा है, और ये वो लोड बैलेंसर है जो सिर्फ प्राइवेट VPC के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। आउटसाइड कम्युनिकेशन इसमें नहीं होगी, कि कोई भी इसको इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर सकता। और ये सिर्फ VPC के अंदर अगर कोई इंटर हो जाएगा किसी VPN के थ्रू या किसी भी सर्विस के थ्रू, तो वो इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये इंटरनल है। अगर आप इंटरनेट फेसिंग पे चेक लगाते हैं तो ये पब्लिकली URL पे अवेलेबल होगा। एक आपके पास होता है डुअल स्टैक, ये क्या करता है, आपको IPv4 और IPv6 दोनों पे एड्रेस करता है। हमें जरूरत नहीं, हम IPv4 पे जाएंगे। आगे आए थे यहाँ पर नेटवर्क मैपिंग, तो हमें यहाँ पे VPC बताना होता है, और हमें बताना होता है कि कौन कौन से जोन में ये लोड बैलेंसर जाकर अपनी सर्विस को एक्सेस करेगा। तो हम बता देंगे भाई 2 में, 3 में, 4 में, या किस किस में चलाएगा, A, B और C। तो हम चेक लगा के उसको बता देंगे। इसके अंदर भी सबनेट पूछ रहा है कि हमारे पास कौन सा, फिलहाल एक ही सबनेट है तो हम एक ही पे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप भी लोड बैलेंसर पे लगता है। लोड बैलेंसर जो है खुद एक सर्विस है, और उसके बाद एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है जो आपके यहाँ नजर आ रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप। ये सिक्योरिटी ग्रुप जो है आपको फायरवॉल की एक लेयर है जो इनबाउंड और आउटबाउंड रूल आप यहाँ पे बता सकते हैं। लोड बैलेंसर में सबसे काम की लेयर होती है लिसनर। आपको यहाँ पर एक लिसनर ऐड करना होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे HTTP या HTTPS, जैसे मैंने यहाँ पे HTTPS ऐड कर दिया या HTTP ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मुझे कोई ना कोई लिसनर ऐड करना होगा कि भाई मेरा लिसनर कौन है। अगर HTTPS है तो मुझे यहाँ पे SSL प्रोवाइड करना होगा, अगर HTTP है तो फिर मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। बाय डिफॉल्ट HTTP यहाँ लिसनर ऐड हुआ है। HTTP की पोर्ट होती है पोर्ट 80, और HTTPS की पोर्ट होती है पोर्ट 443। ये डिफॉल्ट पोर्ट होती है जो हमारे पास यूज होती है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में हिट करते हैं, जैसे कि अगर मैं हिट करता हूँ doppler.com, ये हिट हुआ है कौन सी पोर्ट पे, पोर्ट 80 पे या 443 पे, किस पे हिट हुआ है? 80 पे। पोर्ट 80 पे।
80 पे हुआ है, 1 मिनट। सो हम लोग कनेक्टेड है ना? ठीक है। अगर यहाँ पे मैं पोर्ट बताता हूँ, पोर्ट 3000, तो ये कौन से पोर्ट पे जा रहा है? 3000 पे जा रहा है। अगर यहाँ मैं 5000 बताता हूँ, 5000 पे जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं 4000 बताता हूँ, 4000 पे जा रहा है। ठीक है। अगर यहाँ मैं कुछ भी नहीं बताता, या मैं पोर्ट 80 बताता हूँ, ये पोर्ट 80 पे जा रहा है। अगर कोई सी भी पोर्ट यहाँ मुझे नहीं बतानी, तो ये कौन सी पोर्ट पे जा रहा है? अभी कौन सी पोर्ट पे जा रहा है? जबकि यहाँ पे मैंने पोर्ट नहीं बताई इस तरह से। अभी ये 443 पे जाएगा। मैं बताया 80 पे जा रहा है, 443 पे जा रहा है। 443 पे जाएगा। किस तरह? HTTPS की डिफॉल्ट पोर्ट जो है वो 443 है। बिल्कुल। मतलब जब भी अगर आपको अपनी एप्लीकेशन को HTTPS पे रखना है, और तो आपको पोर्ट क्या देनी है वहां पर? 443। सही है। अगर आप 443 देंगे तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट आपकी HTTPS को रीड करेगा। जैसे ही मैं उसको एंटर करूंगा, देखें पोर्ट गायब हो गई, क्योंकि उसने इसी को रीड करा है। और जब भी आपकी एप्लीकेशन को HTTP पे रखना होगा, आप कौन सी पोर्ट देंगे? पोर्ट 80। तो वो क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट आपको HTTP पे लेके आएगी, आपको अलग से उसको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कोई और सी पोर्ट देंगे 3000, 4000, तो आपको यहाँ बताने की जरूरत पड़ेगी कि भाई मेरी पोर्ट 3000 है, या मेरी पोर्ट 8000 है, या मेरी पोर्ट 9000 है, या जो भी एक्स्ट्रा है। सही है। हाँ, अगर आपको बाय डिफॉल्ट पोर्ट यूज करनी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने देखा होगा, जब से आप पढ़ रहे हैं नेटवर्क पे, आपके पास हमेशा आप पोर्ट यूज करोगे, पोर्ट 3000, 4000। लेकिन आपने नोट करा, जब आपको URL हिट करते हैं, यहाँ तो आप पोर्ट नहीं बता रहे, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है ना, इसकी बाय डिफॉल्ट पोर्ट जारी होती है 443, जो आपको वहाँ पर यूज हो रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पोर्ट्स का आप लोगों को पता लग गया। तो लिसनर मुझे यहाँ पे कौन सा ऐड करना है? अभी पोर्ट 80 ऑलरेडी हुआ हुआ है। अब ये हमने यहाँ पर डायग्राम देखी थी, इस डायग्राम में आपको कुछ नजर आ रहा होगा। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, लोड बैलेंसर टारगेट कर रहा है मल्टीपल इंस्टेंसेस को, है ना? ये समझ में आ गई डायग्राम? ये डायग्राम समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। जी सर। ठीक है, अब नीचे आते हैं। नीचे आगे कहानी बदली है। मल्टीपल इंस्टेंसेस के अलग अलग URL को हिट कर रहा है, हर URL पे अलग एप्लीकेशन लगी हुई। कहानी चेंज हो गई ना यहाँ पे? जी बिल्कुल। वहाँ पे यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन है, वहाँ पे मुख्तलिफ EC2 सर्वर्स थे। बिल्कुल। अब यहाँ तो हमें हमारे से ये लिसनर पूछ रहा है, यहाँ से हमारे से URL नहीं पूछ रहा है। ये तो खाली बोल रहा है अपना लिसनर बताएं, HTTP HTTPS, और आगे रिडायरेक्ट करें अपने सर्वर को। तो Amazon ने दोनों काम की नहीं अलग सर्विस बनाई हुई है। ये वाली सर्विस है ऑटो स्केलिंग, जो मल्टीपल इंस्टेंसेस को स्केल कर रही है। ये भी ऑटो स्केलिंग, ये भी ऑटो स्केलिंग। ये लोड बैलेंसर है, ये क्या कर रहा है? ये इस तरह काम कर रहा है। ऊपर आ जाते हैं, इस तरह काम कर रहा है, मल्टीपल मशीन्स को ट्रैफिक रिडायरेक्ट कर रहा है। लेकिन दरमियान में एक और सर्विस आपके पास आ जाती है, उसका नाम है आपके पास टारगेट ग्रुप। वहां पे आप क्या कर रहे हैं? आपने एक टारगेट ग्रुप बना लिया, ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है ना? ये आपने क्या करा? ये आपने एक टारगेट ग्रुप बनाया, उसके रेंज में ये दोनों मशीनें दी, और उसका एक URL दे दिया ऑर्डर। ठीक है, आपने टारगेट ग्रुप में बनाया
कि आपने क्या करा, इमेजेस का यूआरएल दे दिया और वो बता दिया। एक आपने टारगेट ग्रुप बनाया रजिस्ट्रेशन का। ये मुझसे क्या पूछ रहा है, ये मुझसे अभी एप्लीकेशन का यूआरएल नहीं पूछ रहा, ये मुझसे कह रहा है आप अपना टारगेट ग्रुप बताएं, यही पूछ रहा है ना। लिसनर में आप क्या बताएं, अपना टारगेट ग्रुप ऐड करें। टारगेट ग्रुप क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि वहां पे हमने यूआरएल और मशीन का एड्रेस बताया हुआ है। तो अभी हम बाहर जाते हैं, पहले हम बनाते हैं टारगेट ग्रुप। लोड बैलेंसर के अंदर एक सर्विस मौजूद है लोड बैलेंसर, एक है टारगेट ग्रुप, सही है। टारगेट ग्रुप पे जाते हैं, क्रिएट करते हैं। अब इन्होंने बोला भाई टारगेट ग्रुप आप किस लेवल का चाहिए, इंस्टेंस को टारगेट करना है, आईपीएस को टारगेट करना है, किसी फंक्शन लैम्डा फंक्शन एक सर्विस है उसको टारगेट करना है, या आपको किसी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को टारगेट करना है। टारगेट ग्रुप की टाइप बताओ भाई। हमने कहा भाई एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए हम फ्लेक्सिबल नेटवर्क लोड बैलेंसर एक्सेप्ट द टीसीपी राउट within a specific PCBC facilitate static IP address and private link of the application load balancer। ग्रुप का नेम बता देते हैं, हम बता देते हैं भाई हमारा टारगेट ग्रुप 01। पोर्ट यहाँ पे हमें अपनी बतानी, पोर्ट क्या बतानी है भाई, पोर्ट 80 पे चलाना है फिलहाल ना, पोर्ट 80 पे हमारी एप्लीकेशन चल रही है। हमें यहाँ पे अपना ये बता देना, और यहाँ पे हमें एक हेल्थ चेक बता देनी है भाई, HTTP की हेल्थ चेक है। हेल्थ चेक क्या होती है, हेल्थ चेक भी टारगेट ग्रुप पे आपको एक सर्विस मिल जाएगा। टारगेट ग्रुप में आपको ये तो मिल गई सारी चीजें, एक हेल्थ चेक की भी सर्विस मिल रही है। ये करता है कि ये ना आपसे एक एंड पॉइंट पूछ लेता है, ये बोलता है भाई आपका एंड पॉइंट कौन सा, मैंने बोला HTTP या HTTPS, अभी फिलहाल HTTP रख दिया। इसने कहा इस एंड पॉइंट पे यूआरएल कौन सा, मैंने कहा भाई यूआरएल स्लैश या कोई भी आप बता दें API या जो भी आपका यूआरएल। ये क्या करेगा, जब आपकी ये टारगेट ग्रुप रनिंग में होगा ना, आपका लोड बैलेंसर चल रहा होगा, ये इस एंड पॉइंट पे हर थोड़ी देर बाद ना हिट करके देखता रहेगा। एडवांस हेल्थ चेक में दिखा देता हूँ, ये क्या कर रहा है, हेल्थ चेक थ्रेशोल्ड कितना जा रहा है, 3 जा रहा है। अनहेल्दी थ्रेशोल्ड मतलब 2 3 जा रहा है। टाइम आउट 6 जा रहा है। इंटरवल 3 सेकंड, ये क्या चीज है, इंटरवल है, मतलब हर 30 सेकंड बाद वो यूआरएल को चेक करेगा कि क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा, चल रहा है नहीं चल रहा। और उसका टाइम आउट कितनी देर में होगा, 6 सेकंड में टाइम आउट हो जाएगा चेक करने का। अगर 6 सेकंड में लोड नहीं हुआ तो उसको फेलियर मान लेगा, वरना वो उसको पास मान लेगा। अनहेल्दी थ्रेशोल्ड कितने हो, 3 हो, मतलब अगर 3 बार वो अनहेल्दी आए तो वो उसको बताया कि भाई आपका जो एंड पॉइंट है वो अनहेल्दी है। पहली बार में कुछ नहीं बोलेगा, दूसरी बार में कुछ नहीं बोलेगा, तीसरी बार में बता देगा भाई नहीं चल रहा। और हेल्दी थ्रेशोल्ड कितने, 3 है, मतलब 3 बार चेक करेगा, अगर सक्सेसफुल होगा तो बता देगा भाई ये चल रहा है। थ्रेशोल्ड ना आप 2 से 10 और 2 से 10 और ये सब दे सकते हैं, सही है। सक्सेस कोड आपका 200 से लेके 299 के दरमियान आएगा। जो भी आपका XYZ होगा तो वो आपको मिल जाएगा कि आपका कोड क्या है। अगर एरर होगा तो एरर आ जाएगा, नहीं होगा तो आप दूसरा जो यूआरएल है वो आ जाएगा। तो ये हम लोड बैलेंसर के नाम से बना लेते हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बाय डिफॉल्ट TCP पे जा रहा है, बाकी सबके पास ऑप्शन थे TCP या UDP और HTTP और HTTPS सारे ऑप्शन थे। तो अभी हम टारगेट ग्रुप किस पे कर रहे हैं, हम इंस्टेंसेस पे कर रहे हैं। और हमारे पास प्रोटोकॉल क्या है, हमारे पास प्रोटोकॉल HTTP है, ठीक है। HTTP में भी टाइप्स है हमारे पास। एक होती है हमारे पास HTTP1, एक होती है HTTP2, एक होता है gRPC रिमोट प्रोसीजर कोड। तो अभी जो हमारी लेटेस्ट है वो HTTP2 है जो अभी हम यूज कर रहे हैं। HTTP1 जो पुरानी हो गई, डेप्रिकेट भी हो गई, तो हम HTTP2 यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत डिटेल चीजें हैं, तो जितना जिस टॉपिक में जाऊँ ना, अभी मैं HTTP और HTTP1 और 2 के टॉपिक में जाऊँ, इसका एक अलग लेक्चर बनता है। तो फिलहाल हम HTTP2 पे ही रखते हैं। और ये आप लोग अपने पास लिख लें, HTTP1 और 2, ये आप लोगों को अपने पास खुद से पढ़ना है इसके बारे में, सही है। चलिए ये पूरा मैं प्रेस कर देता हूँ। ये आपके वर्जन से प्रोटोकॉल के, हम ये वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, तो ये आपको खुद से आप लोग टाइम निकाल के इसको पढ़ लें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट ग्रुप को यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया टारगेट ग्रुप और यहाँ पर आ गया। अभी ये कह रहा है नो अवेलेबल इंस्टेंसेस, मतलब फिलहाल आपके पास कोई इंस्टेंस नहीं है। अगर होता तो ये भी इंस्टेंस की लाइन दिखा रहा होता,
कि कौन से स्टेंस का आपको टारगेट करना है और आप यहाँ पे इसको इजीली बता दें। ठीक है, तो क्योंकि एक बार क्रिएट हो जाता है ना, दूसरा काम होता है टारगेट को रजिस्टर करो। रजिस्टर में क्या होता है, आप अपनी मशीन बताते हैं, मशीन का एंड पॉइंट वगैरह ये सब बता के उसको रजिस्टर करते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक EC2 बना लेते हैं। लॉन्च स्टेंस करने जा रहा हूँ मैं Amazon लिनक्स का, और यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, T2 माइक्रो रिक्वेस्ट कर देते हैं सपोर्ट स्टेंस को, 8 GB साइट इज वेल एंड गुड है। और ठीक है, टैग ऐड कर देते हैं। हमारे पास हमारी एप्लीकेशन का नाम है मार्केट प्लेस, सही तो ऐप मार्केट प्लेस, सही है। ये हमने अपना ये बना दिया। सिक्योरिटी ग्रुप कितना हमारे से पूछे, तो बाय डिफॉल्ट ऐप मार्केट प्लेस के नाम से एक सिक्योरिटी ग्रुप आ जाएगा। इस पे कैसे से चलाओगे, और एक और क्या अलाउ कर दिया, आप लोग खामोश क्यों हैं, कोई बोल क्यों नहीं रहा। हमने इस पर अलाउ कर दिया है एक 480 रिव्यू एंड लॉन्च, ये सारी चीजें हैं और ये हमने लॉन्च कर दी। की वैल्यू पेयर यहाँ चूज करना है, तो करंट की वैल्यू पेयर है टेम्पलेट 1 एक्नॉलेज। मैं अपने पास देख रहा हूँ टेम्पलेट 1 कहीं रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। डाउनलोड में टेम्पलेट 1 कहीं भी नहीं रखा हुआ है। तो ये जब तक मिल रहा है हम दूसरी चीज देख लेते हैं। टेम्पलेट 1 को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, लॉन्च स्टेंस।
So successful review instance. तो ये हमारी एक्सपोर्ट रिक्वेस्ट गई है और ये फुलफिल हो गई है, तो हमारे पास इंस्टेंस आ गया। करंट स्टेट जो इसकी पेंडिंग है थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। डेटा फाइंड करने में मुझे नहीं लग रहा है इसको मिलेगा। सक्सेसफुली रनिंग भी हो गया हमारा इंस्टेंस, इसको हम मार्केट प्लेस अपना नाम दे देते हैं। ठीक है, सारी चीजें ओके हैं, सिक्योरिटीज, नेटवर्किंग, सब चीजें आप लोगों को मालूम है। स्टोरेज, हेल्थ स्टेटस चेक, मॉनिटरिंग चल रही है यहाँ पर। थोड़ी देर में आएगा, 1 मिनट बाद आएगी, 5 मिनट की होती है बल्कि डिफॉल्ट, तो वो आ जाएगी 1 मिनट बाद। तो फिलहाल इस पर खाली आ रहा होगा, नो डेटा नो डेटा नो डेटा, थोड़ी देर में आ जाएगी जैसे इसका टाइम हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं अपने लोड बैलेंसर के पास। लोड बैलेंसर से भी पहले हमारे पास टारगेट ग्रुप था। टारगेट ग्रुप अभी हमने क्रिएट करा था कुछ देर पहले। कुछ देर पहले हमने टारगेट ग्रुप क्रिएट करा था, करा तो था। टारगेट ग्रुप कहाँ गया? अच्छा, एक सर्विस होती है हमारे पास, ये सर्विस आपके काम आएगी। वो होती है AWS पे ऑडिट सर्च कर लेते हैं। क्लाउड ट्रेल, क्लाउड ट्रेल। क्लाउड ट्रेल की सर्विस पर हम जाते हैं और इसके डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ इवेंट्स आ रहे होते हैं, यहाँ पे जो नजर आ रहा है आपको इवेंट्स, इवेंट में ना पूरी हिस्ट्री आ रही होती है। अभी करंट मैंने AWS पे क्या क्या चीजें क्रिएट करी हैं, क्या क्या चलाया है। अभी देखिए मैंने क्या क्रिएट करा, 10 अक्टूबर 117 पे मैंने एक टैग क्रिएट करा है, एक स्नैपशॉट वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, एक इंस्टेंस रन हुआ है, और तरह सिक्योरिटी ग्रुप ऐड हुआ है, और क्या क्या चीजें आई हैं। और इसकी इवेंट सोर्स, रिसोर्स टाइप जो EC2 है, VPC में आई है, सिक्योरिटी ग्रुप रिसोर्स है, लेकिन सारी डिटेल इसके पास मौजूद है। क्लाउड ट्रेल पे आप जाके इजीली अपनी जो ना ऑडिटिंग कर सकते हैं कि अभी किसी ने क्या क्रिएट करा है। सिक्योरिटी ग्रुप कंसोल लॉगिन हुआ था अभी थोड़ी देर पहले हमारा, कितने बजे हुआ था? 11:35 पे। तो इसका मतलब है कि मैंने कोई भी टारगेट ग्रुप नहीं बनाया। अगर टारगेट ग्रुप बनाया होता ना तो यहाँ जाता फिर क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो मैं क्या करता हूँ, टारगेट ग्रुप जाकर दोबारा से बना लेता हूँ। तो क्रिएट टारगेट ग्रुप कर लेते हैं हम अपना इंस्टेंसेस पे मार्केट प्लेस के नाम से। तो स्टूडेंट जो खामोश है वो कुछ बोलेंगे? HTTP 2 पे कर लेते हैं, हेल्थ चेक रख लेते हैं, HTTP हेल्थ चेक सिंगल रख लेते हैं, और बाकी सारी चीजें क्लियर है और नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, हमने लास्ट टाइम नहीं बनाया था क्योंकि हमारे पास स्टेंस भी नहीं था, हमें रजिस्टर करना था। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टेंस आ गया रजिस्टर करने के लिए, और ये मैंने यहाँ पर क्लिक करा और इसको क्या कर दिया अपने पास, इंक्लूड पेंडिंग बैलो। सो इस पर क्लिक कर देता हूँ, 0 सिलेक्टेड हो गया और ये इंक्लूड हो गया, ये आ गया। ये हमारे पास टारगेट ग्रुप पे
इंक्लूड हो गया हमारा इंस्टेंस, पोर्ट 80 पे इंक्लूड हुआ है और सारी चीजें इसकी हमें नजर आ रही हैं, सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह हर चीज की डिटेल आ रही है। क्रिएट टारगेट ग्रुप में कर देता हूँ। हेल्थ स्टेटस जो इसका पेंडिंग है, हेल्थ स्टेटस पेंडिंग क्या है कि अभी उस यूआरएल पे हिट करके देखिएगा स्लैश पे पोर्ट 80 पे, अगर इसका हेल्थ चेक सक्सेसफुल आया तो ये वो बता देगा, अगर इसका फेलियर आया तो वो बता देगा। आप लोग बताएं हेल्थ चेक क्या आएगा अभी इसका? सर सक्सेस होना चाहिए क्योंकि वो अप एंड रनिंग है ना, स्टेटस इसका रनिंग आ रहा है। सर अगर इसके पोर्ट 80 के ऊपर कोई सर्विस लिसन कर रही है, वो रिस्पांस देगी तो फिर ये सक्सेस आएगा। अगर ये सिर्फ एक लिनक्स का इंस्टेंस है जिसमें कोई सर्वर नहीं है, फिर ये फेल हो जाएगा। बिल्कुल, मैं अगेन से दिखा देता हूँ, वो मैंने बैक कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हेल्थ चेक कर रहा हूँ HTTP URL के स्लैश पे। स्लैश का मतलब क्या है, इस मशीन का एंड HTTP डलेगा, HTTP के बाद एंड पॉइंट डलेगा, उसके बाद स्लैश के ऊपर वो हिट करेगा। तो क्या वहां पे कोई सर्विस चल रही है? नहीं, सर्विस अभी नहीं चल रही। नहीं चल रही ना, तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा ना सुलन। तो सही है, फेल होने देते हैं, कोई मसला जी नहीं है। सर। तो ये हम अपना रजिस्टर कर लेते हैं पेंडिंग। ये तो हमारा स्टेंस है, स्टेंस मैंने पोर्ट 80 पे रजिस्टर करा है। ठीक है, आप यहाँ पे पोर्ट बता सकते हैं, पोर्ट 3000 है, जो भी एक्सपायर आपकी पोर्ट है, मैं पोर्ट 80 पे इंक्लूड कर रहा हूँ उसको। तो ये सक्सेसफुली हो गया, लेकिन हेल्थ स्टेटस पेंडिंग आ रहा है क्योंकि उसने अभी चेक नहीं करा है। मैं क्रिएट टारगेट ग्रुप कर देता हूँ, तो ये टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। इसके पास एक स्टेंस नजर आ रहा है टारगेट ग्रुप के पास, जो हम जाके देख लेते हैं टारगेट किसको करा है, एक स्टेंस को करा है। सही है, और वो स्टेंस का स्टेटस क्या है, अनयूज। सही है, टारगेट ग्रुप इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड टू रिसीव ट्रैफिक फ्रॉम द लोड बैलेंसर। सही है, और पोर्ट 80 आ रहा है, नेम मार्केट प्लेस आ रहा है, स्टेंस आईडी आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं। और ये क्या कह रहा है अभी, इसका हेल्थ स्टेटस क्या है, अनयूज है। अनयूज का मतलब है कि कोई भी लॉड बैलेंसर ने इसको टारगेट करा हुआ ही नहीं है। सही है, इसकी मॉनिटरिंग भी है, इसका हेल्थ चेक भी है। हेल्थ चेक देख लेते हैं, हेल्थ चेक इस यूआरएल पे होगा, इस पाथ पे होगा, सारी चीजें इसकी नजर आ रही हैं। 5 हेल्थ चेक सक्सेस आएगा, थ्रेशोल्ड भी बताया हुआ है, ट्रिब्यूट टैग सब बताया हुआ है। फिलहाल अनयूज है। अनयूज से पहले इसको यूज बना लेते हैं। यूज कैसे बनेगा, सबसे पहले लोड बैलेंसर क्रिएट होगा, मार्केट प्लेस लोड बैलेंसर, इंटरनेट फेसिंग है, IPv4 है, VPC डिफॉल्ट है, और सारे मैंने जूम ले लिए हैं इसके। हमारा टारगेट ग्रुप का जूम कौन सा है, टारगेट ग्रुप का जूम है हमारा, हाल तो टारगेट ग्रुप जो जूम लेवल सर्विस नहीं है, लेकिन हमारा EC2 जो है ना, वो उसका जूम हम देख लेते हैं। ये देखें, इसको मैं रिफ्रेश करूँ, इस पर आ रहा होगा, क्या आ रहा है, थोड़ी देर में आएगा इसमें, थोड़ी देर में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारी तो अभी हमने क्रिएट करी ना चीज़ें, वो सब इसमें आ रही होंगी, जिसमें पूरी हिस्ट्री आ रही होती है। आप जाके देख सकते हैं कि आपके क्लाउड टेल में पूरी हिस्ट्री आ रही होती है। अब हमने क्या करना है, हमने सारे जोन पे नहीं बनाना इसको, हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं हमारा EC2 कहाँ बना हो। EC2 डिस्टेंस, EC2 डिस्टेंस हमारा बना हुआ है US ईस्ट 2B में ना, तो हम सिर्फ 2B ले लेते हैं, हमें तो सारे बनाने की नीड नहीं। 2B मैंने यूज कर लिया लोड बैलेंसर के लिए। सिक्योरिटी ग्रुप भी आ गया हमारे पास, और लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप है SG के नाम से, जो अभी हमने बनाया है। 443 को रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ 80 पे जा रही है डिफॉल्ट। अब यहाँ पर ना रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं रिफ्रेश कर लूंगा तो यहाँ पे आ जाना चाहिए टारगेट ग्रुप का नाम, क्यों नहीं आ रहा, आपको तो आना चाहिए टारगेट ग्रुप हाँ बना हुआ। मैं गैंग से बना लेता हूँ।
एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाया जा रहा है और मार्केट प्लेस का लोड बैलेंसर है। इंटरनेट फेसिंग IPv4 है, डिफॉल्ट जा रहा है। फिलहाल इसको हम सबको ले लेते हैं और सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पास डिफॉल्ट वाला आ गया इसी। और लिस्टनर जो है हमारे पास, लिस्टनर क्यों नहीं आ रहा है? हमारे पास यहाँ पे एक टारगेट ग्रुप आना चाहिए। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक और टारगेट ग्रुप बना लेता हूँ। यहाँ पे इसको क्रिएट करके देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए। टाइप चेंज कर लूँगी। मार्केट प्लेस क्या नाम है इसका, टारगेट ग्रुप। और इसको हैशटैग 8080 भी आगे बढ़ाते हैं। इसको लोड बैलेंसर में मिल रहा है, ऐसा होना तो चाहिए। क्रिएट लोड बैलेंसर कर लेते हैं फिलहाल। विदाउट टारगेट ग्रुप तो ये नहीं होगा। मुझे लग रहा है कुछ ना प्रॉब्लम आ गई है फोन लेवल की। और 80 पे HTTP पर इंस्टेंस टाइप है। लोड बैलेंसर भी यहाँ असूलन ये होता है कि लोड बैलेंसर बना होता है ना, हम यहाँ से इसको इजीली रजिस्टर कर देते हैं। सही है। सो जैसे कि अभी एक तो होता है कि हम इंस्टेंस रजिस्टर कर देते हैं, एक हमारे पास होता है कि हम लोड बैलेंसर के साथ इसको रजिस्टर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये आ नहीं रहा ऑप्शन, इसको मिल ही नहीं रहा। तो मिस्टेक होगी। तो लेट्स कंटिन्यू कर। अभी हम एक काम करते हैं, एक क्या मिस्टेक होगी मुझे खुद नजर में नहीं आ रही। मैं आप लोगों से ग्रुप में अगेन से शेयर कर दूंगा कि ये टारगेट ग्रुप क्यों नहीं उठा रहा, वरना असलन यहाँ पे टारगेट ग्रुप उठाता है और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है और हमारी सर्विस को रिडायरेक्ट करने लगता है। ये तो इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जो सारी थ्योरी थी, जो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें थी वो मैं आपको बता दी है। सिर्फ यहाँ पर एक फंक्शनली कोई चीज़ है जो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और ये बहुत इजी स्टेप है और ये मैं करता रहता हूँ। तो इसको हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, लेकिन मैं अभी इसको कर कर आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सेकंड ये है कि आप लोगों ने जो भी आज चीज़ें पढ़ी हैं, सारे टॉपिक्स ये तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो ये वो आपको एक प्रैक्टिस करनी है और प्लीज़ लास्ट वाला असाइनमेंट ना ज़रूर कर लें, EBS वाला, और EBS वाला असाइनमेंट लाजमी कर लें। और ऐसा नहीं करें आप, मुझे अभी की भी नहीं मिल रही, टेम्पलेट्स की मिल गई है जी जी जी, सारे जी कोई भी नहीं, कोई की भी मैं ढूंढ लूँ। सही है। तो हम आप लोग क्या करें, आप लोग EBS बनाएं और एक सेकेंडरी EBS को अपने EC2 के साथ अटैच करें। तो ये वाला आपका लास्ट असाइनमेंट था जो आपको लाजमी करना है। एक EFS का असाइनमेंट था, उसको आप लोग कर आए। नेक्स्ट क्लास में अगर टाइम मिलेगा मैं एक EFS को भी अटैच करके देखेंगे। सही है। तो ये दोनों असाइनमेंट आपको लाजमी करने हैं। और ये लोड बैलेंसर जो आज हमने पढ़ा है ना, ये भी आप लोगों को कॉन्फ़िगर करना है। ये जो अभी आया है ये कोई चीज़ हमने आज से इग्नोर हो गई, और ये कोई मसला नहीं, जब आप क्रिएट करने जाएंगे आपको पास ये इशू नहीं आएगा, और आएगा भी तो जब तक आप लोगों को इसका पता लग जाएगा कि क्या किस तरह से करना है। और ये बहुत बेसिक सा इशू है। तो आप लोग को प्रैक्टिस करना लाजमी है, जो हमने 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी चीज़ें पढ़ी हैं
प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो फिर फायदा नहीं है क्लास का। तो प्रैक्टिस लाजमी करें, जो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक सारे पढ़ रहे हैं, इसको लाजमी करें। अगर मैं तो कहूँगा आपसे हो सके ना तो आप VPC में एक एंड पॉइंट भी बनाएं और एंड पॉइंट को एक्सेस करें कोई भी सर्विस से, कोई भी इंस्टीट्यूट पे बना दें सर्विस, उसको एंड पॉइंट के थ्रू एक्सेस करके देखें कि किस तरह से चल रही है। जितनी ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, आप उसको जितना प्रैक्टिकल कर सकते हैं करें। आपके सबके पास AWS का फ्री इंस्टेंस अवेलेबल है, ठीक है, उसके बाद एक लिमिटेड आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, तो आप उसको यूटिलाइज करें, उसका फ़ायदा उठाएं और प्रैक्टिस करें। और यहाँ के आप क्लास भी ले रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस लाजमी करें। तो कोई सवाल अभी तक किसी का? किसी का कोई सवाल है अभी? नमाज का टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है, तो कोई सवाल है तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो ठीक है, सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाकी डिस्कशन हम ग्रुप में करेंगे।